हाय गाइस, ऑडियो वीडियो क्लियर तो बता दो। गुड मॉर्निंग अभिलेख से, गुड मॉर्निंग डोरी में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक सेकंड जाओ बस। ठीक। ओके चलो, ओके ओके। वेट कर लेते दो चार बच्चों को और, है ना। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले दो चार बातें करनी है तुमसे। तो चलो ये बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? पढ़ाई कैसी चल रही है ये बताओ। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो होना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए। वो रुक गए तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पढ़ाई बताओ, पढ़ाई सही चल रही है सबकी? बाकी उसके अलावा आज कुछ बातें डिस्कस करनी थी तुम्हारे साथ। ठीक है। गुड मॉर्निंग जी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटोरशिप के बारे में तुम्हें पता ही है, ज्वाइन कर लो। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीजें आने वाली तुम सबके लिए। अच्छा चलिए, चलो ठीक है। देखो यार, हमारा 15 सितंबर को जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट यही है। हमारे टॉपर्स का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया, टॉप 20। काफी अच्छा परफॉर्म किया उन लोगों ने। देख लो अनुश्री के, देखो 559 है, टॉपर तो वही है। 559 आउट ऑफ 600। 600 का पेपर था, 720 का नहीं है। 600 का पार्ट सिलेबस टेस्ट था, ठीक है। सब लोग जिन जिनका नाम है यहाँ पर वो लोग चेक कर लो। जो लोग रोज आते हैं उनमें से मैं बता देता हूँ। अभिलिप्सा, अभिलिप्सा के 530 एंड अभिलिप्सा के 11th की फिजिक्स में फुल मार्क्स, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और तुम लोग भी देखो यार, 1.5 महीना हुआ है अभी हमें, कितना सितंबर मिड चल रहा है ना अभी। एंड होने वाला है, चलो सितंबर भी। बट स्टिल अभी तक जितना भी हमने करा है, पेपर भी उतना इजी नहीं था, टफ था पेपर। उसके अंदर से भी जो है 11th के सारे क्वेश्चन सही निकाले, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी उसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स है वो लोग भी देख लो, उनका नाम अगर है लिस्ट में तो तुम लोग भी अच्छे से टेस्ट दो। जिनने नहीं दिया अभी भी टेस्ट दे सकते हो। तो तुम्हारा भी नाम आ जाएगा लिस्ट में नेक्स्ट टाइम, ठीक है। टेस्ट दो, टेस्ट देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बता चुका हूं मैं तुम्हें पहले भी। तो टेस्ट दे देना। चलो, ग्रेविटेशन करते हैं आज, है ना, फर्स्ट लेक्चर हमारा। एक ही लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक जो इंटरलिंक्ड है ग्रेविटेशन में। हमारा 15th को क्लास होने की बात थी, और 15th को नहीं हो पाया, फिर 16 17 दोनों दिन थोड़ा बिजी शेड्यूल था तुम्हारा, तुम्हारी भी डाउट्स वगैरह की क्लासेस चल रही थी और वो सब चल रहा था, है ना। अच्छा अच्छा, नहीं सही है, सही है, फिजिक्स सही है। हाँ हाँ, प्राची का भी देखा था मैंने, प्राची का भी देखा था। प्राची के कितने 460 थे शायद से, है ना। हाँ 460 है प्राची के। बढ़िया है यार, 460 भी सही है। चलो, ग्रेविटेशन का, हाँ क्या कह रहे थे मैं, 16th और 17th को भी यार क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि तुम्हारी डाउट्स की क्लासेस भी थी और काफी सारी क्लासेस थी, एंड शेड्यूल थोड़ा बिजी था। तो आज एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा लेक्चर, तो एंड तक तुम्हें बैठना है। उसके अलावा जो है, टेस्ट जिसने नहीं दिया, फिर से कह रहा हूँ, एक बार टेस्ट दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो, उसके अलावा लास्ट में एक और चीज मैं बोलूंगा कि लास्ट तक, लेक्चर के लास्ट तक बिल्कुल जब खत्म हो जाएगा तब तक तुम वेट करना। डाउट क्लास के बारे में मैं तुमको कुछ बताऊंगा, इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी, तो देख लेना। डाउट क्लास, जैसे बाकी एजुकेटर्स ने लिए तुम्हारी डाउट क्लास, वैसे एक डाउट क्लास लूंगा मैं भी। तो उसके बारे में बता दूंगा क्या क्या करेंगे हम उसमें, ठीक है। वन शॉट ही है, आज मैंने टॉपिक्स लिखे नहीं है, सारे टॉपिक्स एक साथ ही कवर कर रहे होंगे। बाकी टेस्ट में किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछो। 5 10 मिनट वेट कर लेते हैं। टेस्ट में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो अभी। टेस्ट फिजिक्स में ही, ऑफ कोर्स फिजिक्स ही बता पाऊंगा मैं तो। फिजिक्स के अंदर कुछ भी डाउट है तो बताओ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं। खोल लूंगा मैं टेस्ट को, एक बार खोल लेते हैं टेस्ट को, ठीक है, डिस्कशन कर ही लेते हैं। एक सेकंड वेट कर लो। टेस्ट को ना डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर कुछ रह ना जाए बीच में, मतलब। ठीक है, देखा था मैंने जागृति की जागृति का मैंने एनालिसिस देखा था। काफी सिली मिस्टेक्स थी उसकी भी, बट ठीक है। बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन था, वो गलत हो गया था। सेकंड वाला चलो टफ था, ठीक है। बट प्राची का भी एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था। सही है, कोई नहीं। अभी देखो यार, 8 महीने हैं, कर लेंगे, हम आराम आराम से करेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड मॉर्निंग जागृति। देखो, जागृति के मैंने देखा था कितने क्वेश्चन गलत थे, एक सेकंड रुक जाओ। जागृति के 2 क्वेश्चन गलत हुए थे 11th फिजिक्स में, बट ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। एक क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, वो क्यों गलत हो गया?
एक क्वेश्चन तो काफी आसान था यार। कोई बात नहीं, चलो सोल्यूशन दे रहे तो हमें, टेस्ट में कोई डाउट तो पूछ लो यार एक बार जल्दी से, वरना फिर पूरे टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। एक से रुक जाओ बस। टेस्ट को ना पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, उसके बाद फिर तुम वेट नहीं कर पाओगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। अम, 2 मिनट वेट कर लो बस। उसके बाद एनोटेशन दे देता हूँ मैं तुम्हें। चलो, मिल गया ना से तुम्हें टेस्ट का सोल्यूशन? भेजा मैंने, सेम डे भेज दिया था। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अब चेक कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A bus starts moving with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन दे दी बस की। A cyclist 96 meters behind the bus starts simultaneously towards the bus at 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यू दे दिया हमें। At after what time will he be able to overtake the bus? Overtake the bus मतलब रिलेटिव मोशन का केस आ गया। रिलेटिव मोशन इन 1D का केस आ गया, ये है ना। लगा दो, रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं, एक डायरेक्शन को माइनस माइनस में रखेंगे, दूसरे को प्लस में रखेंगे। तो माइनस एस इज इक्वल टू माइनस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। जो वैल्यूज तुम्हें दे रखी है सारी पुट करो, तो माइनस 96 माइनस 20 टी, यू 20 दे रखा है ना हमें। माइनस 20 टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए कितना है, 2। और टी हमें निकालना है टाइम, तो करके क्वाड्रेटिक में जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 96, इसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर दो। 8 सेकंड आएगा, एक आएगा 8 और एक आएगा 12। 12 सेकंड्स। अभी पूछ रहे हैं कि एट व्हाट टाइम विल बी एबल टू ओवरटेक द बस, मतलब सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट टाइम है उसी के अंदर ओवरटेक होगा ना। तो इसलिए आंसर आएगा हमारा 8 सेकंड्स, ना कि 12 सेकंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A man walks on a straight road from his home to a market to, yes, exact question, exact डिट्टो कॉपी, सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, तुम्हें नोट्स में दिखा दूंगा मैं। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने करा था क्लास में, बस ये 0 to 50 मिनट्स है और यहाँ पे 0 to 40 मिनट्स है, बाकी वैल्यूज भी सेम है। ठीक है। Market 2.5 kilometers away with a speed of 5 kilometer per hour. Finding the market closed, instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 kilometer per hour. The average speed of the man over the interval of time 0 to 40 minutes is equal to, देखो, सबसे पहले टी वन क्या है, घर से मार्केट तक का टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, एस बाई वी। तो एस बाई वी यहाँ पे लगा दो, डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर, और टाइम कितना है, तुम सॉरी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 बाई 5 मतलब 30 मिनट, या फिर आधा घंटा, हाफ आवर लगा था उसको मार्केट जाने में। ठीक है, टी टोटल कितना है 40 मिनट्स, कहाँ से पता चला, ये क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टी 2। एक से जो टी टू कितना आएगा तुम्हारा, 40 - 30। क्यों, देखो टोटल टाइम कितना है 40, घर से मार्केट जाने में कितना लगा 30, तो आने में कितने लगे 10 मिनट। ठीक है, सिंपल बात है। चलो, अब देखो क्या कह रहा है। 7.5 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है। इसके बाद देखो टी टू निकाल लिया तुमने, कितना है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आवर्स में सॉल्व करना है हमें। कितना है 1/6 आवर्स। ठीक है, अब देखो एस रिटर्न, आने के आते वक्त डिस्टेंस कितना होगा, देखो अब एक चीज ध्यान दो। 7.5 स्पीड है, और 10 मिनट में अगर वो वापस आ रहा है, 10 मिनट में, तो ऑफ कोर्स वो जिस पाथ से गया है उसी पाथ से वो वापस नहीं आया। मतलब ये अगर घर है और ये अगर मार्केट है, तो अगर वो इस पाथ से ऐसे मार्केट गया है, तो जरूरी नहीं कि वो इसी पाथ से वापस घर भी आया हो सकता है वो ऐसे थोड़ा सा शॉर्टर वे लिया उसने और वो जल्दी आ गया घर पे। ठीक है, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं अभी। तो एस रिटर्न कितना है तुम्हारा, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर तुम्हारा, 7.5 क्वेश्चन में गिवन है। टाइम कितना है 1/6। 1/6, ठीक है, 7.5 × 1/6, 1.25 किलोमीटर्स वाले रास्ते से वो घर वापस आया। टोटल डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा, 2.5 प्लस 1.25। 2.5 जाने का 2.5 और आने का 1.25। ठीक है, कितना होगा 3.75 किलोमीटर्स। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 3.75 किलोमीटर्स, और टोटल टाइम कितना है तुम्हारे पास 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स को कन्वर्ट करो आवर्स में, कितना आएगा 2/3 आवर्स। तो 3.75 डिवाइडेड बाई 2/3, इसको यूज करके तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, बट ठीक है, हमने ऐसा टाइप का क्वेश्चन कर रखा है क्लास में।
रेसिप्रोकल हो जाएगा 3.75 इंटू 3/2 हो जाएगा। ये आंसर आएगा तुम्हारा 5.625 किलोमीटर, या फिर इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है ना तुम्हें, तो इसको कर दो, कितना आएगा 45/8। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, for the path PQ are in a conservative force field, the amount of work done in carrying a body from P to Q, P से लेकर Q तक, एक सेकंड एरोस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, P to Q एंड Q to R, कितना है 5 जूल एंड 10 जूल्स। यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पे कितना है 2। वर्क डन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम P to R, यहाँ पे कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, नेट वर्क डन कितना होता है यहाँ पर, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मत लगाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। हर जगह जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है वहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगाना होता, मेजोरिटी में लगाना होता है, हर जगह नहीं लगाना होता। देखो, नेट वर्क डन एक क्लोज्ड फिगर का हमेशा आता है 0, क्लोज्ड फिगर का हमेशा वर्क डन आता है 0। ठीक है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अब देखो, वर्क डन जब क्लोज फिगर का 0 है तो कितना आएगा, 2 + 5 + PR इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि वर्क डन नेट 0 है। अब तुम पूछोगे 0 क्यों है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है ना, तो डिस्प्लेसमेंट FS होता है ना वर्क डन, तो S 0 है तो डिस्प्ले वर्क डन भी 0 हो जाएगा। 2 + 5 + PR 0 आएगा, तो 2 + 5 करोगे 7, -7 7, अगर -7 भी होता तो ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो 7। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। An aircraft VCM का क्वेश्चन आ गया है। An aircraft executes a horizontal loop at a speed of 800 किलोमीटर पर आवर with the wings banked at an angle of 30 degrees। ठीक है, what is the radius of the loop? लूप का रेडियस पूछ रहा है। देखो क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना तुम्हें 800, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना आएगा तुम्हारे पास, 222.2 मीटर पर सेकंड, 222.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो, ये हो गया हमारे पास मीटर पर सेकंड में इसकी वेलोसिटी। अब विंग्स बैंड एट एन एंगल तुम्हें दे दिया है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, V² / RG, VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, V²/RG tan थीटा, वही सेम चीज है, V²/RG लगाओ यहाँ पर, कितना आएगा तुम्हारे पास, V कितना है 222.2, इसका स्क्वायर करो अपॉन R इंटू G, सॉल्व करोगे इसको, G कितना है तुम्हारा 9.8, और tan थीटा कितना है, tan 30 है ना, तो tan 30 को जो है कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा √3, सॉल्व करो पूरे को, आंसर आएगा तुम्हारे पास 8.615 इंटू 10³ इसको राउंड ऑफ करके 8.726 के आसपास आएगा ये। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसके अंदर भी। लेट C इज इक्वल टू A प्लस बी, देन अगर C इज इक्वल टू A प्लस बी वेक्टर में, C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देन कॉन्स्टलेशन C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A वेक्टर, नहीं, नॉट नेसेसरली। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्यों है ये समझ लेते हैं। इट इज पॉसिबल टू हैव C वेक्टर स्मॉलर देन A वेक्टर एंड C वेक्टर स्मॉलर देन B वेक्टर, क्योंकि देखो सिंपल बात समझो, एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, यहाँ से लग रही है 10 न्यूटन, यहाँ से लग रही है 15 न्यूटन। ए और बी की क्या है, डायरेक्शंस अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, नेट कितना हो जाएगा इसका, -5, -5 हो जाएगा नेट। ये होगा सी, ये है तुम्हारा सी वेक्टर जो कि -5, अब ये है ए वेक्टर। 10 जो है -5 से बड़ा होता है और 15 भी -5 से बड़ा होता है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर से ज्यादा है, तो इट इज पॉसिबल टू हैव सी वेक्टर स्मॉलर देन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर स्मॉलर देन बी वेक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A car is moving along a straight horizontal road with the speed v naught. If the coefficient of friction between the tires and the road is mu, then the shortest distance in which the car can be stopped is, shortest distance in which the car can be stopped। देखो, इसके अंदर हमें सबसे पहले मेनली ये है तुम्हारा रिएक्शन टाइम का क्वेश्चन। ठीक है, रिएक्शन टाइम फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। देखो कैसे करना है, सबसे पहले वर्क डन निकालो, -FS, ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, F जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है ना, तो -FS है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, μmg, μn, म्यू इंटू एन, ये होता है ना फ्रिक्शनल फोर्स, एन क्या नॉर्मल, इसको mg लिख लो, -μmg.s। ठीक है, और डेल्टा के ई क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, इनिशियल, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, रेस्ट पे आ गई बॉडी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। हाँ हाँ हाँ, शॉर्टेज डिस्टेंस वाली वैल्यू को याद रख सकते हैं बिल्कुल, सही है, ये उनके लिए जिनको डेरिवेशन से समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर देखो मेन बात यह है कि फ्रिक्शन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है, तो फ्रिक्शन के टर्म्स में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए, वरना वैसे डायरेक्टली रिएक्शन टाइम का क्वेश्चन जो फॉर्मूला उसको लगा के सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल, उससे तो टाइम सेव होगा। ठीक है, माइनस हाफ mv नॉट स्क्वायर, mv नॉट के इनिशियल वेलोसिटी,
अब माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर आ गया ये। अब डेल्टा के क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर। तो इसको और इसको इक्वेट कर दो, वर्क एनर्जी थ्योरम। इक्वेट करने के बाद जो जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही कर दो, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ को इधर ले और टू करके हाँ चलो हाफ को ये रहने दो, एस इधर चला गया, वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। मोटर बोट ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, फोर्स ऑन इट ड्यू टू वाटर फ्लो इज, बहुत ही सिंपल। पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी एफ वी, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें, 500 इनटू 3 कितना, 1.5 किलोवाट, 1500 होगा ना, 1500 वॉट, 1500 वॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुला इज रॉन्ग, ये सारे फॉर्मुलास मैंने तुम्हें नोट्स में बता रखे थे, ये वाले सारे फॉर्मुलास पॉसिबल एग्जिस्ट करना, ये वाला फॉर्मुला एग्जिस्ट नहीं करता, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस थीटा के बराबर नहीं होता। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मुला ही नहीं होता, ये मैंने तुम्हें नोट्स में बताया था, ये तो डायरेक्ट रखने वाली चीज है, इसमें कुछ कर नहीं सकता मैं। चलो बोट वाला क्वेश्चन आ गया, रिवर बोट 2D के अंदर। अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर आर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब पानी जब मूव नहीं कर रहा है, क्रॉसेस द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, ठीक है, along the shortest possible path in 15 मिनट्स, वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये v हो गया, ये तुम्हारा u हो गया, ये क्या हो गया, रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो टाइम कितना है, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स कितना होता है, 1/4 आवर, 1/4 मतलब 0.25 आवर्स। ठीक है, एस बाई टी वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको इक्वेट कर दो अब जो जो वैल्यूज है तुम्हारे पास उसके साथ। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, टाइम कितना है 1/4 मतलब 0.25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर की स्पीड है, और यू तो हमें निकालना है। इक्व इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यू की वैल्यू तुम्हारे पास 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये देख लो, इफ पुली शोन इन द डायग्राम आर स्मूथ एंड massless, A1 and A2 are accelerations of blocks of mass 4 kg and 8 kg respectively, then क्या होगा इस केस के अंदर, देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट बिकॉज़ द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुली कनेक्टेड विद द 8 kg ब्लॉक, स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुली कनेक्टेड विद द 8 kg ब्लॉक, ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है। उसके बाद इफ द 8 kg ब्लॉक्स ब्लॉक मूव्स टू द राइट बाय डिस्टेंस x1, अगर ये x1 से जा रहा है, x1 से यहाँ पे जा रहा है मान लो राइट की तरफ, क्योंकि इसको नीचे खींच रहा है राइट की तरफ, x1 डिस्टेंस से जा रही है, द स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पुली शॉर्टन्स बाय टोटल ऑफ 2x1, समझो बात को, इस साइड पे ये जा रहा है x1 से, यहाँ पे एक x1 स्ट्रेच आ गया, नीचे की तरफ भी x1 स्ट्रेच आ गया, तो टोटल स्ट्रेच कितना आ गया 2x1। ठीक है, टोटल स्ट्रेच कितना आ गया तुम्हारे पास 2x1। अब रुको इसको बैक कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास डिस्टेंस का रेशियो आ गया, यहाँ पे x1 होगा, टोटल में 2x1 होगा। The shortening of the string must be equal to the downward displacement of the 4 kg block, that is x1 x2, सिंपल बात है, बता चुका यार मैं तुम्हें नोट्स में ये सारी चीजें, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने करे उसके अंदर ये सेम केसेस बार बार रिपीट होते हैं। एक ये वाला केस बन जाता है, और सेकंड आता है एक पुली से दो ब्लॉक हैंग हो जाते हैं, यही दो मेन होते हैं एनएलएम के अंदर केसेस। ठीक है, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले ही। चलो एक सेकंड रुक जाओ। therefore the relation 2x1 is equal to x2, यहाँ पे x देखो 2x1, यहाँ से x1, यहाँ से x1, सॉरी यहाँ से x1 और यहाँ से x1 नीचे के x2 के बराबर है, तो 2x1 is equal to x2। ठीक है, अब देखो मेनली अगर हम बात करें तो dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। ठीक है, x कितना है हमारे पास यहाँ पर, पहले केस में कितना है 2x1 और दूसरे में कितना है x2, पहले में 2x1 रखो, दूसरे में x2 रखो, सेम वेलोसिटी अभी तुम्हारे पास रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है तुम्हारी 2v1 इज इक्वल टू वी टू, और 2v1 इज इक्वल टू वी टू से क्या निकल आएगा तुम्हारे पास 2a1 इज इक्वल टू a2, जैसे डिस्टेंस और वेलोसिटी का किया वैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कर दो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, मास ऑफ 0.5 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस कोलाइड्स विद अ नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इज इक्वल टू 50, स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया तो मैक्सिमम कंप्रेशन देखो, एनर्जी कंजर्व्ड है, तो पोटेंशियल और काइनेटिक को बराबर कर दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, कर दो इसको सॉल्व, हाफ एम वी इज इक्वल टू हाफ के एक्स, हाफ से हाफ निकल जाएगा यहाँ पे, और एम वी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू रूट एम वी स्क्वायर बाय के, रूट में एम वी के, जो जो वैल्यूज तुम्हें पता है सारी पुट करके सॉल्व कर दो, 0.15 मीटर आ जाएगा आंसर। चलो ये देख लो, थ्रेड इज मूविंग अराउंड अ सिलेंडर ऑफ मास m and radius r, it is allowed to fall as shown, find its acceleration, एक्सेलरेशन निकालनी ना, मैं देखो
एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। टेंशन के केस में तुम्हें पता है, बार बार बता चुका हूं मैं, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। फर्स्ट इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो, यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा, आर टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू ए बाय आर। टी इज इक्वल टू एम ए बाय टू। यहाँ पे जो जो वैल्यूज तुम्हें पता है, टॉर्क की वैल्यू पता है, आर टी, यहाँ पे जितना भी पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाय टू। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है ना, अच्छा सिलेंडर है, सिंपल सिलेंडर है, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाय टू हो गया तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, ए बाय आर। सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे, टेंशन आ जाएगा तुम्हारे पास एम ए बाय टू। अब टेंशन की एम ए बाय टू वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, ए आ जाएगा तुम्हारा टू जी बाय थ्री। ठीक है, चलो, इन लेफ्ट मूविंग अपवर्ड, सूडो फोर्स वाला क्वेश्चन आ गया। क्या होता है सूडो फोर्स के अंदर, देखो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बॉल ऑफ मास 5 kg, फाइंड द वेट। इफेक्टिव वेट कितना होगा, ए इफेक्टिव कितना है तुम्हारे पास, इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद इफेक्टिव वेट निकालेंगे। इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना तुम्हारे पास, ए प्लस जी। अपवर्ड जा रही है ना, अपवर्ड में ए प्लस जी करते हैं, क्योंकि ए, एक सेकंड रुको, हाँ, ए माइनस माइनस जी हो जाता है ना, तो ये प्लस जी हो जाता है, ठीक है, अपवर्ड वाले केस में। तो ए प्लस जी कितना होगा, 5 + 10 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वेट कितना जाएगा तुम्हारे पास, एम ए, फोर्स होता है ना वेट, तो एम इंटू ए इफेक्टिव, जो ए इफेक्टिव तुमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ए इफेक्टिव करके 5 × 15, मास 5 है, एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन 15, तो 5 × 15 कितना होगा तुम्हारे पास, 75 न्यूटन। तो आंसर आएगा 75, ठीक है। चलो, लेट ए बी एट ओरिजिन 0, 0, 10 बी इज एट, अच्छा देखो यहाँ से देखो, टू होमोजेनियस पेयर्स ए एंड बी ऑफ masses m and 2m having radii 2a and a respectively are placed in contact, distance of center of mass कैसे निकालोगे, m1 x1 m2 x2 से निकाल लो। एक को ओरिजिन पे रखो, दूसरे को ओरिजिन पे मत रखो। एक ओरिजिन पे है तो एक का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो m 0। दूसरे को कहाँ पे रखा है हमने, 3a, 3a पे रखा है हमने कोऑर्डिनेट को, मास तो दोनों का लिख दो, जो जो मास है। सॉल्व करोगे 6ma/3m अपॉन m1 + m2 भी है ना, तो 6ma/3m 2a। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, 2a आ जाएगा आंसर यहाँ पे। अब देखो, बॉल इज मूविंग टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे आगे पीछे, एसएचएम कर रहा है, एसएचएम मान लो, एसएचएम तुमने पढ़ा नहीं है, बट पेंडुलम जैसा मोशन करता है ना वैसे। What are lowest point of a smooth spherical ball if it is able to rise up to a height of 70 centimeters on either side of A? The speed at A must be, देखो स्पीड कहीं पर भी तो मैं बोल देना कि यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, वहां पर स्पीड कितनी होगी, कितना होता है, v इज इक्वल टू रूट टू जी एच, वेलोसिटी एट ग्राउंड, डायरेक्ट फॉर्मूला, v इज इक्वल टू रूट टू जी एच, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास ऑफ द बॉल जो मैं दे रखा है 10 ग्राम। मास ऑफ द बॉल से हमें कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी एट ग्राउंड हमेशा कांस्टेंट रहती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। तो v इज इक्वल टू रूट टू जी एच लगा दो, जो जो वैल्यू है सारी पुट कर दो। 2 × g 10 रखने को बोला है, अच्छा टेक जी 9.8 बोला है, चलो कोई बात नहीं। सॉल्व करके अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा तुम्हारा आसपास, ठीक है। और 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.7, आंसर आएगा 3.7 मीटर पर सेकंड। चलो ये देख लो, इफ पी वेक्टर इज इक्वल टू 20, पी वेक्टर कितना है तुम्हारा 20, ठीक है, देन पी इन कार्टेशियन फॉर्म, इस मतलब पी वेक्टर का ये हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, यहाँ पे मॉड कर दिया ना हमने, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। हमें क्या करना है यहाँ पर, इसका कार्टेशियन फॉर्म मतलब वेक्टर के फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पी कॉस 30 माइनस जे कैप, ए कॉस 30 माइनस जे कैप और माइनस आई कैप, ये माइनस आई कैप है और ये वाली डायरेक्शन माइनस ये कैप है। यहाँ पे साइन 30 हॉरिजॉन्टल, सॉरी, साइन 30, हाँ साइन 30 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में यहाँ पे कॉस हमारे पास, ठीक है, जो जो वैल्यूज है सारी पुट कर दो। पी कॉस 30 माइनस जे प्लस पी साइन 30 माइनस आई, तो पी कॉस 30, पी कितना है 20, कॉस 30 कितना है 1/2, तो सॉरी √3/2, तो 10, 20 इंटू √3/2 करो, 20 √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 √3, तो ये कितना है 10 √3 माइनस जे कैप, और ये कितना है तुम्हारा पी साइन 30 इज 20 इंटू हाफ, साइन 30 इज हाफ, तो 20 इंटू हाफ इज 10, तो 10 √3 माइनस जे कैप प्लस 10 माइनस आई कैप, या फिर -10 आई कैप माइनस 10 √3 जे कैप, सेम बात है। चलो, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस 0.5 मीटर्स, मैंने इसको पहले, हाँ एक से रुको, अच्छा अच्छा, हाँ ये सारी कंफ्यूजन होती है। बी में क्या है, प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव में नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव में नहीं है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, यहाँ पे और यहाँ पे होता, तो दोनों पॉजिटिव होती, बट होती, ठीक है, सिली मिस्टेक्स यही वाली होती है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स जो है कम होती जाएगी, लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। चलो, मोमेंट इनर्शिया ऑफ अ डिस्क दे दिया तुम्हें, इफ अ स्ट्रिंग टाइड टू इट्स सर्कमफ्रेंस एंड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। देखो, टॉर्क की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, जब टॉर्क जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आर क्रॉस एफ, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आर क्रॉस एफ डायरेक्टली करो। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें दे रखा है ना यहाँ पे, डिस्क बता दिया है, और ये 2 kg मीटर पर स्क्वायर, ये सारी चीजें तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दी है, मतलब मिसलीड करने के लिए दी है। क्वेश्चन में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट आर क्रॉस एफ करना है। आर कितना है? 0.5, और फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, तो 0.5 इंटू 10, 5 न्यूटन मीटर। ये डायरेक्ट आंसर है तुम्हारा टॉर्क। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो। जागृति का ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था शायद से। देखो, a body is projected horizontally from the top of a tower of initial velocity 18 मीटर पर सेकंड, यू दे दिया है हमें। हॉरिजॉन्टली मतलब vx, vx कितना है हमारे पास? 18, ठीक है। इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 45। व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट? vy पूछ रहा है। देखो vy बाय vx निकाल लो। vy बाय vx कितना होता है? vy, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। यहाँ से थीटा ले लो, थीटा से 45 डिग्री पे नीचे आया, ये क्या है? vy, और ये क्या है? vx। तो vy बाय vx कितना होगा? tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इज इक्वल टू vy बाय vx। सॉल्व करो इसको डायरेक्ट। vy बाय vx tan थीटा tan 45 कितना होता है? 1, तो 1 इज इक्वल टू vy बाय 18। 18 क्यों क्वेश्चन में दे रखा है? 18 मीटर पर सेकंड। 18 को यहाँ पे ले जाओ तो vy और vx दोनों 18 ही है, कोई डिफरेंस इसके अंदर नहीं है, ठीक है। 18 मीटर पर सेकंड, बस यही है टेस्ट में। और कोई क्वेश्चन वगैरह आए तो डाउट फोरम में पूछ लेना। बाकी आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। कीप इट अप, और इसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होंगे, तब सबको अच्छा स्कोर करना है। चलो, इसको क्लोज कर देते हैं अब, और ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। लंबा जाएगा आज लेक्चर थोड़ा सा, बट एक ही में हम पूरा कर देंगे इसको। एक से रुक जाओ, एक से रुक जाओ बस। कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक से रुक जाओ, यहाँ पे जी लिख देता हूँ मैं, ताकि तुम समझ जाओ कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन को बाद में देखेंगे, अब इसको देख लो चलो। देखो, every particle in the universe attracts every other particle with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब हर एक बॉडी, कोई भी एग्जिस्टिंग बॉडी जो है, वो सामने वाली बॉडी पर एक ग्रेविटेशनल पुल हमेशा लगाती है, हमेशा। मतलब यहाँ पर अगर फोन पड़ा है कोई, और यहाँ पर कोई टेबल पड़ी है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगाने वाले हैं। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, सिंपल। ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर्म में यही है। हमें क्या करना है? हमें मेन मैथमेटिकल डेरिवेशंस निकालनी है, और उसमें से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मेन बात क्या होगी? दो ऑब्जेक्ट अगर है, वो एक दूसरे के ऊपर हमेशा ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे हैं। अब तुम सोचोगे कि एक फोन है मान लो, ठीक है, और उसके साइड साइड में मैंने एक दूसरा फोन रख लिया है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल क्यों नहीं लगा रहे? या फिर दो फुटबॉल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल क्यों नहीं लगा रहे? लगा रहे हैं, हमें दिखता नहीं है, या फिर वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, वो फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होता कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच ले। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बॉडी स्ट्रांग है या नहीं है? मतलब जो पुल है, वो स्ट्रांग इनफ है या नहीं है? देखो, मेन जो चीज मैटर करती है वो है मास, ठीक है। दोनों के मास के बीच में बहुत गैप होना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सा रूल बता रहा हूं मैं तुम्हें, दोनों के मास के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। एक बॉडी बहुत लार्ज है, एक बॉडी कम है, छोटी है, तभी ग्रेविटेशनल पुल जो है हमें एक्चुअल में दिखेगा कि वो एक्चुअल में उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। समझ रहे हो? जैसे अर्थ है, अर्थ क्या है? बहुत ज्यादा मास है अर्थ का, तो 6400 किलोमीटर का तो उसका रेडियस ही है, इतना बड़ा है अर्थ। तो अर्थ के अंदर जो है हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई, तुम कुछ भी रखोगे नीचे तो नीचे ही जाती है ना चीज, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। डायरेक्ट सिंपल बात है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ हमें पकड़ के रख पाती है। ठीक है, तुम्हारा मास कंपैरेटिवली किसी और चीज से इतना ज्यादा नहीं होता कि तुम उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लो। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, और अच्छी बातें नहीं है। अगर हो जाता तो सोचो क्या ही होता। सब कुछ जो भी तुमसे कम है मास में, वो सब तुम्हारे आसपास घूम रहा होता, है ना? तो मास के अंदर बहुत
तगड़ा डिफरेंस आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस, तभी जो है ग्रेविटेशनल पुल लगता है। चलो, अब देखो, ये हो गई सिंपल बात। अब मैथमेटिकल बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं हमें, फोर्स किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है, दोनों मासेस जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर प्रेजेंट है इस टाइम पे, दोनों के मासेस का प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, आर स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस अगर r है तो अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो क्या आएगा, तुम्हारे पास इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो इक्वल टू लगाने के बाद क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वही कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी से जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है, तो यहीं से तुम्हारा फॉर्मूला आ गया GM1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, जो कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके आगे एक टर्म लग रहा है, वो क्या है, यूनिवर्सल, क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सिर्फ अर्थ पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी जो यूनिवर्स है, पूरी यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम है। जुपिटर पे चले जाओ, सैटर्न पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये जो कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा सेम रहेगी, कभी भी इसके अंदर चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी इसके अंदर जो है चेंज नहीं आएगा। चलो, गुड, हमेशा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो सेम रहता है। अब इसको स्मॉल वाली जी के साथ जो है कंफ्यूज मत करना। स्मॉल वाली जी कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये यूनिवर्सल नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हर जगह चेंज होती है, अर्थ पे 9.8 है, जुपिटर पे पता है कितनी है, जुपिटर पे, ये मतलब क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, बस फॉर नॉलेज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा बात है, तुम समझोगे तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी, वही बात है, और इंटरेस्टिंग चीजें भी है ना एस्ट्रोनॉमी वगैरह, तो 29.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होती है जुपिटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ, ऑफ कोर्स, ठीक है। जुपिटर में इतना तेज होता है, तो हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकली ऑफ कोर्स जुपिटर में तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, वो पूरा गैशियस है, बट स्टिल अगर जुपिटर जो है, जुपिटर जो अगर ग्राउंड होता भी, सपोज दैट, हाँ बहुत है फिर सही में, जुपिटर में अगर तुम सपोज दैट एग्जिस्ट कर भी, किसी तरह तुम पहुंच भी गए, वहां पे तुम्हें ऑक्सीजन भी मिल गई, सब कुछ हो गया, तुम वहां पर पहुंचते ही ना तुम्हारे जो पैर है, वो इतना ज्यादा जो है दुखने लगेंगे, और इतना ज्यादा हैवी ग्रेविटेशनल पुल आएगा जुपिटर का, कि तुम वहीं पर कोलैप्स हो जाओगे, समझ रहे हो बात, तो इतनी ज्यादा वैल्यू होती है वहां पर। जुपिटर का देखोगे ना, मास कितना ज्यादा है, चार अर्थ मिलाकर, 4 अर्थ या 5 अर्थ मिलाकर ऑलमोस्ट एक जुपिटर बनता है, तो बहुत ज्यादा मास है जुपिटर का, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। चलो, अब देखो, ये साइड की बात हो गई, हमें तो मेन क्वेश्चन निकालना है, मैथमेटिकली एफ इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हाँ मास की वजह से बहुत है, स्मॉल जी बिल्कुल। अब देखो, वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब यही बात है, ये जो कैपिटल वाला जी है ना, ये हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही रहने वाला है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही रहने वाला है हमेशा, चाहे जुपिटर हो, चाहे अर्थ हो, चाहे मार्स हो, चाहे सैटर्न हो, चाहे मून हो, कुछ भी हो, हमेशा जो, और सन जो है, सन ने क्या कर रखा है, सन ने सब प्लैनेट्स को पकड़ के रखा है ना, अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, इसलिए सारे प्लैनेट्स इधर उधर नहीं जाते। मतलब तुम्हें क्या लगता है, कोई ऑर्बिट एग्जिस्ट थोड़ी करता है एक्चुअल में, जिसने अर्थ को पकड़ के रखा है, वो तो सन है, सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक ही जगह टिके रहते हैं, है ना। तो ये जो वैल्यू है, हर बॉडी की, हर प्लैनेट की, हर सेलेस्टियल बॉडी की सेम रहती है। चलो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अच्छा हाँ, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले तुम्हें मेन मेन बातें जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, जो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, मतलब कुछ और आए ना आए, ये वाले टॉपिक्स तो करनी है। उसके अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ये आना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि ये अगर नहीं समझोगे तो तुम्हें आगे वाले कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, तो इसको तो तुम्हें समझ नहीं है। इसके अलावा तुम्हें मेन करना है केपलर थर्ड लॉ, ठीक है, केपलर का थर्ड लॉ, जो कि हम लास्ट में करेंगे बिल्कुल। और सेकंड टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी, नोटबुक में अगर नोट्स बना रहे हो, या फिर कहीं पर भी नोट्स बने हुए तो इसको लिख लो, ये एकदम गोल्डन पॉइंट्स है, फ्री में तुम्हें कोई नहीं बताएगा, वेरिएशन ऑफ जी एंड केपलर थर्ड लॉ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जिसको नोट करना है कर लेना।
वेरिएशन ऑफ जी, जी मतलब स्मॉल जी, कैपिटल जी नहीं, वेरिएशन ऑफ जी इसको भी पढ़ेंगे और केपलर्स थर्ड लॉ। ये दोनों है इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इसको तो करना ही है तुम्हें। चल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी पार्टिकल्स इन अ गिवन कॉन्फिगरेशन रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एनी अदर मास इन द यूनिवर्स। मतलब अगर ये एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल के तीनों जगह हमने मास लगा दिया, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, म्यूचुअल है ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ गए? मतलब ये भी इसके ऊपर लगा रहा है, ये ए बी सी कर लेते हैं इसको, ए बी सी, ए और ए बी सी के ऊपर लगा रहा है, सी भी ए के ऊपर लगा रहा है, सिमिलरली बी और ए भी लगा रहे हैं और बी और सी भी लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल मास अगर तुम ले आओगे तो वो कुछ फर्क, मतलब कोई ऐसा चेंज इसके अंदर नहीं ला पाएगा बॉडी के अंदर। जो नेट कह सकते हो फोर्स है, वो ए बी बी सी और ए सी इन तीनों के बीच है। ये एक सिस्टम है, मान लो ये पूरा का पूरा एक सिंगल सिस्टम है, ठीक है। चलो, ये वाले टॉपिक्स कर लेना, मतलब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। अब देखो, ये हो गई हमारी मेन बात, क्वेश्चंस लगाते हैं अब, क्वेश्चन से ही टॉपिक क्लियर होगा, है ना। सारी चीजें मैंने थ्योरी में तुम्हें नहीं डाली है, क्लास नोट्स के अंदर जो जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे, सबके अंदर एक नया फॉर्मूला या फिर एक नया कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। इसी क्योंकि देखो, हमें कम टाइम के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करना है, ताकि तुम बार बार रिवाइज कर सको। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हम काफी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। अ मास m is placed at a point p, ठीक है, which lies on the axis of a ring of mass m and radius r at a distance r from its center। एक सेकंड जो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, ये स्मॉल r है, ठीक है। At a distance r from its center, the gravitational force on mass m is, देखो फिगर कुछ ऐसा ही, ये हमारी रिंग है, ये है सेंटर O, ठीक है। यहाँ पर ऑफ मास m, कैपिटल M, यहाँ पे ये इसका रेडियस हो गया कैपिटल R, ठीक है। O से लेकर पॉइंट P पर एक हमने मास रख दिया छोटा सा स्मॉल m, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R, है ना। डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर, एक से रुक जाओ, अम, उम, 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 अच्छा नहीं, ठीक है, कैपिटल R ही है, ये कैपिटल R है। D हमने लिख लिया ना, D तो अलग से ले लिया हमने, तो कैपिटल R ही रहने देते हैं इसको, इसको कैपिटल R ही रहने देते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, अब देखो बेसिकली क्या कह रहा है, ये सर्कल है अगर, है ना, या फिर ये रिंग है मान लो, ये रिंग है, रिंग के सेंटर से R डिस्टेंस पर, मतलब 3D में इमेजिन करो इसको, इसको 1D के अंदर इमेजिन मत करना कि R डिस्टेंस पर तो रेडियस ही हो जाएगा, नहीं, रेडियस है, ठीक है। 3D रिंग के बीच में से एक पास करो, R रेडियस, ठीक है, और 3D के अंदर इमेजिन करो, समझ गए। एक पॉइंट P पर, यहाँ पर है बॉडी ऑफ मास M। अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है हमें इसके अंदर, F इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा है। बट जब दो डायमेंशन आ जाते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला तुम्हारा बन जाता है, इसको तुम्हें रटना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। रटने वाला फॉर्मूला है, ये है F इज इक्वल टू जी एम एम डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू, सॉरी, की पावर 3/2। अब देखो, यहाँ पर मेन रेलेवेंस इसका है डी का, क्योंकि ये डी जो है ये नई बात है, जी एम एम तुम पहले ही पढ़ चुके हो, आर स्क्वायर तुम पहले ही पढ़ चुके हो, ये डी स्क्वायर और ये वाला डी कहाँ से आ गया? देखो, ये डी जो है, ये वही डिस्टेंस है जहां से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालना है, समझ रहे हो। आर स्क्वायर तो रिंग का जो है रेडियस है, डी स्क्वायर क्या है, यहाँ से रिंग यहाँ पर है, यहाँ पर जो है रिंग है, ठीक है, यहाँ पर जो है रिंग है, यहाँ से कितनी दूर बॉडी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, ठीक है। अब ये तो कोइंसिडेंट है कि चलो जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो इसी रिंग के रेडियस के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। जब रेडियस के बराबर ना हो, कुछ और हो, तो वहां पे डी की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। अभी यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? डिस्टेंस आर, मतलब रेडियस जितना है उतना ही डिस्टेंस है दोनों रिंग के बीच में या फिर दोनों बॉडीज के बीच में। तो डी की जगह हम आर को लिख देंगे सीधा, डी इज इक्वल टू आर, सो एफ इज इक्वल टू जी एम एम आर, जहां जहां पे डी है वहां पे आर लिख दो, आर अपॉन 2 r स्क्वायर, ये 3/2 भी डेरिवेशन से आया है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को याद रखो। जी एम एम आर अपॉन 2 r स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 2 r स्क्वायर की 2 की पावर 3/2 रख दो, और फिर आर स्क्वायर की पावर 3/2 रख दो, इंटू 3/2, तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब, ऊपर एक आर ऑलरेडी, तो आर से आर कटेगा। फाइनली मेन आंसर तुम्हारे पास क्या आ रहा है? जी एम एम अपॉन 2√2 r स्क्वायर, 2 की पावर 3/2 होता है 2√2, 2√2, ठीक है। हाँ, ऑप्शन 3, वेरी गुड वेरी गुड।
तो यही है तुम्हारा आंसर डायरेक्ट। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ऑप्शन थ्री, चलो सबका आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डोरे में तुम्हारे टेस्ट में कितने मार्क्स आए बताना एक बार, टेस्ट के मार्क्स बताओ। बाकी जागृति और अभिलिप्सा के तो मैंने देख लिए थे। टेस्ट दिया था ना तुमने? क्योंकि देखो यार, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे को उनसे मतलब नहीं है, मेन है जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, वो लोग टेस्ट दो यार। ठीक है, एक सुनो तो क्वेश्चन देखते हैं। टू spheres of masses m and capital M are situated in air and gravitational force between them is F। m m हवा में है, ग्रेविटेशनल फोर्स है F, दोनों के बीच में म्यूचुअल है। द स्पेस अराउंड द masses is now filled with liquid of specific gravity 3, the gravitational force will now be, देखो तुम्हें अब लग रहा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? ये क्या ग्रेविटी के ऊपर कोई चेंज लाता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझो बात को, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं है। एग्जैक्टली, वेरी गुड अभिलिप्सा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, रिवाइज करके आया जो लोग, बहुत ही अच्छे। डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ जिस भी मीडियम में उसको रखा हुआ है, तो डेंसिटीज का रेशियो है ये, डेंसिटीज का। ठीक है, फोर्स जो है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी, जी तो हमेशा कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है। अर्थ पे क्या है, ये तो पूरे प्लेनेट पे, पूरे कहीं पर भी, पूरे यूनिवर्स में सेम है। ठीक है, m1 m और m, ये दोनों चीजें भी सेम है। मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास के अंदर कोई चेंज नहीं आता। अपॉन आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है वो भी हमने चेंज नहीं किया, तो फोर्स तो चेंज होगा ही नहीं, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो डेंसिटीज का रेशियो है। मीडियम जिस भी मीडियम के अंदर है, हवा में, वैक्यूम में, पानी में, फर्क नहीं पड़ता। मीडियम के ऊपर हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें चेक करना है मास कांस्टेंट है, हाँ है, बिल्कुल है। जो डिस्टेंस है उनके बीच में, वो डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, हाँ है। जी तो हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है। तो फोर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आएगा तुम्हारा डायरेक्ट एफ। ठीक है, गुड, टू होगा, सही है। चलो, ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अब। देखो, द मास ऑफ मून इज 1% ऑफ मास ऑफ अर्थ, मतलब मास का, अर्थ का मास अगर m है, तो मून का मास कितना होगा? m इंटू 1%, 1% मतलब इंटू 1/100, या फिर m/100। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दोगे अर्थ के मास को, तो मून का मास आ जाएगा। यही कह रहे हैं हमें क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन मून एंड दैट ऑफ मून ऑन अर्थ, ये अर्थ है, ये मून है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल का रेशियो क्या आएगा? म्यूचुअल फोर्स है, पहले ही बताया था तुम्हें, हमेशा ये लगा रहा है, ये भी उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा। म्यूचुअल फोर्स है, जी भी कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो 1:1 रेशियो आएगा, सिंपल। ठीक है, चलो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। वेट कर लेते 2 मिनट, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। वेट कर लेते एक बार। एक सुनो यार, ये यूट्यूब का क्या हो गया? लैग कर रहा है यार मेरा यूट्यूब, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड, जो लैग कर रहा है क्या यूट्यूब? मेरे यहाँ से पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। हाँ चलो, आ गया आ गया आ गया, सही है सही है सही है। ठीक है, चलो, हो गया, सही है सही है। देखो, 1:1 ये तुम्हारा म्यूचुअल फोर्स हो गया, यहाँ पर से कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ जी पढ़ते हैं हम। वेरिएशन ऑफ जी कैसे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और कैप्लस लॉ, ये दोनों चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो। अरे यार क्या हो गया ठीक है, क्लियर होगा ना तुम्हारे पास? मतलब मेन है कि F इज इक्वल टू जी एम एम m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है ना। और एक फॉर्मूला जो तुम्हें बता दिया,
एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डी, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस डी अपॉन सर्कुलर बॉडीज है। अरे यार पेन से, चलो यहीं पे इसी पेज पे देख लो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, इसको भी लिख लेना। चलो, वेरिएशन ड्यू टू जी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो तुम्हें पता ही है क्या होती है, अर्थ के सरफेस पे क्या ही बताना है तुम्हें। वेरिएशन ऑफ जी है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, ये देख लो। ये है अर्थ, थोड़ा गंदा अर्थ हो गया, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा ज्यादा ही गंदा अर्थ हो गया ये तो। हाँ, ये है अर्थ, ठीक है। अब देखो, अर्थ के सरफेस पर हम है, यहाँ पर मान लो सरफेस पर है ना, अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बार बार पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ वेरिएशन ऑफ जी के अंदर क्या होने वाला है, पहले तो सरफेस के ऊपर जो केसेस है वो देखेंगे, वो सबसे ज्यादा आसान है। मेन है वेरिएशन जब चेंज आएगा, जब हम अर्थ के अंदर डिग करके एक डेप्थ तक चले जाएंगे, सेंटर तक ही मान लो या फिर थोड़ा बीच में कहीं पे, धरती को खोद के, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं। क्रस्ट आ जाएगा, क्रस्ट के अंदर तुम्हारा कोर आ जाता है, कोर में तो बिल्कुल ही हॉट लावा है ना, वहां पे तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ, चलो हाइपोथेटिकली फिजिक्स की वजह से तुम अर्थ के 1/4 तक चले गए, ये 1/4 है ना अर्थ का, तुम यहाँ पर चले गए, यहाँ पे जाके तुम्हारे जी के अंदर क्या क्या चेंज आएगा, या फिर अर्थ के सरफेस तुम बहुत ऊपर, इतना ऊपर नहीं कि मतलब एक बिल्डिंग तक, या फिर एक हेलीकॉप्टर से नहीं, इतना नहीं, इतना तो अर्थ की, अर्थ का जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, या फिर इतना जो पार्ट होता है जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड नॉर्मली एग्जिस्ट कर सकती है, वहां तक तो सेम ही रहता है, वहां तक कुछ दिक्कत नहीं है। इसको पार कौन कर सकता है, इसको पार कर सकती है सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, ये सारी चीजें, इन सारी हमारे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहां पर जिसके अंदर अर्थ ने हमें पकड़ के रखा है, उन सारी चीजों को एस्केप कर जाती है सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स। तो जब अर्थ से हम एच हाइट अबव होंगे, एच हाइट या फिर डी डेप्थ नीचे होंगे, उन केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इसको क्लियर कर देते हैं, इसके या फिर काम करते डायग्राम को रहने दो, तुम इसको जो है रेफर कर लेना बाद में। द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ जी डिस्टेंस, हाँ, अब जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर। कितना आएगा सेंटर ऑफ अर्थ से अगर हम देखें तो, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जी एम ई कर देते हैं इसको, जी एम ई, जी एम ई बाय आर स्क्वायर, ठीक है। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी तुम्हें पता ही है, ये क्या है, स्मॉल जी, अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ। आर स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द अर्थ, ये सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6.31 इन, इसको मीटर में ये है 6.371 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, इसको राउंड ऑफ करोगे तो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर राउंड ऑफ करके, ठीक है। मास कितना है, 5.972 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये है अर्थ का मास। देख रहे हो, तुम्हारा मास कितना होगा, या फिर एक ऑब्जेक्ट का मास मान लो 10 kg है, 10 kg और 6, इसको 6 ही मान लेते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg के बीच में कितना, मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली बड़ा है अर्थ मास में उससे, है ना। इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ की, वो हमें और बाकी के ऑब्जेक्ट्स को अपने पास पकड़ के रख पाती है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज तो मैं डायरेक्ट बाय हार्ट याद होनी चाहिए कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है और मास ऑफ अर्थ क्या होता है, बाकी क्वेश्चन में ये रहता है, बहुत सारे केसेस रहते हैं जब क्वेश्चन में वो तुम्हें बता देगा कि मास ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई हमारी यहाँ तक की बात, इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। देखो, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर एंड दैट ऑफ मार्स इज, मार्स का रेडियस दे दिया हमें। मेन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में यही आता है, जब सरफेस की बात हो रही हो ना, सरफेस की जब बात हो रही हो, तो अर्थ और किसी एक्स वाई जेड प्लैनेट के साथ इसको कंपेयर कर देंगे, ठीक है। किसी अर्थ या फिर किसी एक्स वाई जेड प्लैनेट के साथ इसको हम कंपेयर कर देंगे। जब भी ऐसा होगा, तब तुम्हें दोनों का रेशियो निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे वो अभी सीख लो। यही सेम चीज बार बार हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक क्वेश्चन में रिपीट होगी। एक डाउट आया, वो मैं देख लेता हूँ रियाज का। सर जब एक से रुक जाओ, क्या लिखा है,
जब सिर्फ जब जी सिर्फ 9.8 लग रहा है, तो रॉकेट्स को इतना हाई स्पीड क्यों लगता है? 9.8 से थोड़ा ज्यादा होगा तो ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा ना। अरे रुको, ये जब हम रॉकेट का केस पढ़ेंगे ना तब समझेंगे इसको। एक्चुअल में होता क्या है, देखो, अर्थ पे जो एक्स उनके मास के कारण ज्यादा वेलोसिटी लगती है, नहीं मास तो ठीक है, मास की वजह से वेलोसिटी लगती है। एक तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा प्रोपल्जन। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोपल्जन, प्रोपल्जन या फिर कह लो अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट एग्जैक्टली नहीं होता, प्रोपल्जन मान लो। प्रोपल्जन क्या होता है? एक तो रॉकेट का मास बहुत ज्यादा है, प्लस हमें एक काम करते हैं, इसको ना एस्केप वेलोसिटी में मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तब समझते हैं। एस्केप वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? जिस वेलोसिटी से इतनी मिनिमम वेलोसिटी एक बॉडी को प्रोवाइड करना कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एग्जिट कर जाए। अब एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए हमें प्रोपल्जन लगानी पड़ती है, प्रोपल्जन फोर्स, मिनिमम फोर्स, ताकि एक बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एग्जिट कर जाए, वो प्रोपल्जन उसके ऊपर लगता है। ठीक है, ये होता है मेन प्रोपल्जन का केस। बाकी और क्या लिखा था तुमने डाउट में, वो मैं देख लेता हूँ अगर अभी क्लियर हो जाए तो। हाँ, एक और चीज, जब हाइट बहुत ज्यादा हो, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर्स, तो हम अगर उसी रेंज की बात करें तो कि अर्थ से 4000 किलोमीटर ऊपर, 5000 किलोमीटर ऊपर, इतना ऊपर अगर कोई बॉडी चली जाती है, तो वहां पे ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है जितना तुम ऊपर चले जाते हो। चलो देखो अब, ऐसे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको वेलोसिटी आएगी तब उसको डिटेल में समझेंगे। रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, मार्स का रेडियस भी तुम्हें दे दिया 3200 किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये जो फॉर्मूला है ना G0 GM/r², ये किसी भी केस में वैलिड है। यहाँ पे मार्स का भी तुम यूज कर सकते हो केस, अर्थ का भी यूज कर सकते हो। यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये एक, है ना? ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कुछ भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मास ऑफ मार्स कितना है? अर्थ अर्थ के मार्स का 0.1, 0.1 इंटू मास ऑफ अर्थ, ये है मास ऑफ मार्स। देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स इज जी, स्मॉल जी एम हमें निकालना है। देखो जी कितना होता है, GM/r²। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का रेशियो निकालो, कितना आएगा? GM/r², GM/r², बस मास और रेडियस अर्थ और मार्स का अलग होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कांस्टेंट, हर एक बॉडी पर हर एक केस में सेम होता है। तो स्मॉल जी को कैंसिल आउट कर दो हर केस से, यहाँ पर भी स्मॉल जी, इसको भी कैंसिल आउट कर दो, ऊपर भी स्मॉल जी, इसको भी कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे पास रेशियो क्या बन रहा है? मास ऑफ मार्स अपॉन मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर, MR²। ठीक है, तुम्हें इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज पता है? देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ तुम्हें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बार बार देख चुके हैं। रेडियस ऑफ अर्थ तुम्हें पता है 6400 किलोमीटर, तुम्हें बता चुका हूं मैं। मास ऑफ मार्स कितना होता है? 0.1 इंटू मास ऑफ अर्थ, ये भी तुम्हें पता है। रेडियस ऑफ मार्स कितना है? 3200 किलोमीटर, ये भी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है। जो जो वैल्यूज पता है सारी की सारी पुट कर दो यहाँ पे। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में मास ऑफ अर्थ तुम्हें नहीं भी पता है तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे हो जाएगा देखो, अब तुम समझोगे। यहाँ पर जो जो वैल्यूज है सारी पुट करो। GM कितना आएगा? इस पूरी बॉडी के साथ GE को मल्टीप्लाई कर दो, इस GE को यहाँ लेके गए, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। कैपिटल जी कैंसिल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कैपिटल जी, स्मॉल जी का तो रेशियो निकालना है ना। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अलग है दोनों बॉडीज पर, मार्स की और अर्थ की। अभी मैंने तुम्हें बताया जुपिटर का जैसे 29.5 होता है, अर्थ का कितना होता है? 9.8 होता है। मार्स का भी कुछ और होता है, वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो स्मॉल जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हमेशा अलग होता है, कैपिटल जी को हमें कैंसिल आउट करना होता है क्योंकि वो तो हर जगह सेम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स कितना आएगा? 9.8 अर्थ का मल्टीप्लाइड बाय, देखो, MM, मास ऑफ मार्स कितना है? मास ऑफ अर्थ का 0.1, तो 0.1 इंटू ME डिवाइडेड बाय ME, तो ME से ME यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें मास ऑफ अर्थ नहीं भी पता है तो यहाँ पे चल जाएगा। फिर रेडियस का रेशियो निकालो, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 डाल दो। रेडियस ऑफ मार्स कितना होता है? 3200, क्वेश्चन में दे रखा है, डाल दो। ये कितना होगा? 2 हो जाएगा, ये डायरेक्टली डिविजिबल है। ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, ME से ME कट गया तो बचा गया तुम्हारे पास 0.1, तो 9.8 इंटू 0.1 इंटू 4, 0.1 इंटू 4 कितना होता है? 0.4। 9.8 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 4 मीटर, मतलब इसको 10 मान लो, 9.8 की जगह राउंड ऑफ करके। बेसिकली वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यू आएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो अर्थ पे 9.8 है। ठीक है, चलो, अब डाउट है तो बताओ, बहुत ही सिंपल चीज है। किसी कोई डाउट है तो बताओ। चलो गुड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें पढ़ी ना हमने अभी। गुड। कोई बात नहीं डोरेमी, कोई बात नहीं, आराम से दे देना टेस्ट। बस दे देना जब भी तुम्हें लगे कि हाँ अब टाइम है मेरे पास, अब पढ़ लिया मैंने सब कुछ, टेस्ट दे देना। When an object is at a height h above the earth's surface, आ गया हमारा केस जो मैं तुम्हें अभी तक समझा रहा था। अरे भाई ये क्या है, एक सेकंड रुको। हाइट h above the earth, है ना, हाइट h above the earth, यहाँ से इतना बहुत ज्यादा ही है। बहुत ज्यादा कैसे समझेंगे कि बहुत ज्यादा हाइट है? अब देखो अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। एक सेकंड रुको, अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, है ना, 6400 किलोमीटर। अब हम जो मोशन इन 1D में पढ़ते थे क्या कहते थे, टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। 100 मीटर, अब एक बात बताओ, 100 मीटर, 100 मीटर और 6400 किलोमीटर, मीटर भी नहीं किलोमीटर, का कोई कंपैरिजन है क्या? खुद सोच के बताओ मेरे को। 100 मीटर और 6400 किलोमीटर कुछ कंपेयर कर सकते हैं हम? एक चींटी और एक हाथी का कोई कंपैरिजन है? एग्जैक्ट सेम चीज है वो। इन दोनों के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बहुत कम हाइट है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही आता है ये कितना है, इसको कन्वर्ट भी मैं कर देता हूँ ना, ये आता है 0.1 किलोमीटर। 0.1 और 6400, नेग्लिजिबल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नेग्लिजिबल हो जाएगा ये। तो 0.1 किलोमीटर जब ये नेग्लिजिबल हो जाता है तो हमें पता है कि बॉडी जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है। ठीक है। अब जब केस यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है कि बॉडी को हमने, एक सेकंड रुक जाओ इसको इरेज करते हैं। बॉडी को 6400 किलोमीटर जैसे इसका रेडियस, तो मैंने रख दिया ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर ऊपर ले गया मैं इसको, अर्थ के सरफेस से 5000 किलोमीटर ऊपर। यहां पर तुम कह सकते हो कि हाँ यार 5000, 5000 रेशियो भी बन के आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कट के, है ना, कितना जाएगा ये, 25/32, 25:32 ये रेशियो भी आ जाएगा इसका। तो रेशो जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एक होल नंबर के अंदर हमें मिल गया रेशो। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो है, जो स्मॉल जी है ना तुम्हारा, इसके अंदर एक चेंज आएगा। यहाँ पर 9.8 या फिर 10 जो तुम रखते हो वो चीज नहीं रहेगी, यहाँ पर एक हैवी चेंज आएगा। ठीक है। चलो अब हम इसी केस को समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h, तो ये जो हाइट h है इसको जैसे तुम पहले टावर के केसेस में जो हाइट h थी उतना नहीं रखना है, बहुत एक्सट्रीमली लार्ज हाइट होगी यहाँ पर। Of the Earth's surface, the gravitational acceleration decreases as the distance from the center of the Earth increases. Center of the Earth से increase हो रहा है distance, ठीक है। जो ग्रेविटी है वो सेंटर से लगती है, तुम्हें पता है ना, इसका जो सेंटर है यही फोर्स एक्सर्ट करता है। चलो ये हो गई हमारी सिंपल बात। फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h, डायरेक्ट फॉर्मूला ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। जब हाइट h, अर्थ के सरफेस से हाइट h ऊपर चली जाती है बॉडी, तो वहां पर हाइट क्या होती है, जी एच। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू जी एम, कैपिटल जी एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ एम ई, ये एम ई है, मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, एम ई अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का स्क्वायर, जो भी हाइट तक लेकर गए हैं उसका स्क्वायर। सिंपल देखो, सिंपल देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट सेक्शन तक क्या पढ़ रहे थे हम, एक सेकंड को, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जी कितना होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जी एम बाय आर प्लस जो भी हाइट है का स्क्वायर, जी एम प्लस अपॉन आर प्लस जो भी हाइट पर लेके गए उसका स्क्वायर। ठीक है। चलो ये एक तरीका है, इसको लिखने का एक और तरीका आता है, वो क्या है, स्मॉल जी मतलब 9.8, जो अर्थ की, अर्थ पे ऑलरेडी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जो भी हाइट है। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला हो गया इसका, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब एक और चीज रुको, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जी एम ई है, जी एम ई, ठीक है, जी एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का कहीं भी लेना देना नहीं है। मतलब बॉडी अगर सरफेस पर है, हाइट h ऊपर है, d डेप्थ नीचे है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मास ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले ही बढ़ा चुका हूँ, कोई लिंक नहीं है दोनों के बीच में। ठीक है।
ये तो फॉर्मूलाज आ गए, इनको यूज करने वाले हम आगे वाले क्वेश्चंस में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डी डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस लीनियरली विद डेप्थ, मतलब जितनी ज्यादा डेप्थ बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वैल्यू कम होती रहेगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ that is at the smaller radius than the depth d. The formula for gravitational acceleration at depth d is, जब अर्थ को खोद कर हम नीचे चले गए हैं बहुत ही ज्यादा नीचे चले गए हैं, मतलब 64, वही रेशो 6400 किलोमीटर के टर्म्स में, इतना ज्यादा रेशो है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डी डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस इज 9.8, जो एग्जिस्टिंग है, इनटू 1 माइनस जो भी डेप्थ है अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको भी तुम याद कर लो। इसको मैं बॉक्स बना लेता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। इसका बॉक्स बना लेते हैं, है ना। ये एक बॉक्स हो गया, एक और बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सही है। और यही है वेरिएशन ऑफ जी, एक्चुअल वेरिएशन ऑफ जी यही है, हाइट एच एंड डी डेप्थ, ठीक है। चलो, अब किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके फिर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसकी, अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, ओके। चलो, ये दोनों हो गए तुम्हारे फॉर्मूलाज, इनको यूज करने वाले हैं हम। एक हाइट का क्वेश्चन देखते हैं और एक डेप्थ का क्वेश्चन देखते हैं। एक डेप्थ का क्वेश्चन देखो, देखो क्या कह रहा है। अ बॉडी वेज 250 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर वेट, वेज मतलब वेट कह रहा है उसका, वेट क्या होता है mg, नीचे की तरफ mg, तो नीचे की तरफ mg क्या है 250 न्यूटन, ठीक है। हाउ मच विल इट वे हाफ द वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ, हाफ द वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब हाफ द वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ, सरफेस से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, एक सेकंड रुको, सरफेस से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। उसको तो रेडियस कहते हैं, सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया ये। रेडियस ऑफ अर्थ का अगर मैंने हाफ कर दिया, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ मतलब 64, तो ये 32 हो गया। 3200 पर डी डेप्थ पर इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। डी डेप्थ पर इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। इसी को हमें सॉल्व करना है। mg कितना है 250, सिंपल वेट mg 250 न्यूटन सरफेस ऑफ द अर्थ पे, पता चल गया हमें। एट डी डेप्थ जी डैश, या फिर जी डेप्थ कितना होता है, जी इंटू 1 - d/r/e, रेडियस ऑफ अर्थ, बता चुका हूँ ये तुम्हें पहले ही। कितना है यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मास, m से हमने दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी हम, यहाँ पे भी हम, इक्वेशन है ना, इक्वेशन में दोनों साइड से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम। तो दोनों साइड से मैंने मास को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 - d/r/e। अब एम जी कितना है 250, वेट एम जी 250 है तुम्हें पता ही है। 1 माइनस ये डेप्थ कितना है, रेडियस का हाफ, ये अर्थ है, अर्थ के रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर डेप्थ पर, तो डेप्थ कितना है r e, रेडियस ऑफ 2 का हाफ, 125 न्यूटन आंसर। हाँ हाँ 125 न्यूटन है, गुड गुड गुड, 125 न्यूटन, वेरी गुड, 125 है सही आंसर। तो 250 इंटू 1 - r e, रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ अपॉन r e, ठीक है। ये r e से r e कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा तुम्हारा, 1 माइनस r e से r e कैंसिल आउट हो गया, तो 1 - 1/2। अब एक में से आधा निकाल दोगे तो आधा बचेगा ना, एक तुम्हारे पास बिस्किट है, बिस्किट का आधा कर दोगे तो आधा ही बचेगा, तो 1 - 1/2 इज हाफ। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 250 इंटू हाफ, मतलब 125 न्यूटन। आंसर है तुम्हारा 125 न्यूटन, ठीक है, 125 न्यूटन। डाउट तो पूछो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को, सिंपल फॉर्मूला लगा क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। ये क्वेश्चन भी देख लो, उसके बाद डाउट्स ले लूंगा अगर है तो। अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर mg कितना है, mg कितना है 72, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, मैं सोच रहा होमवर्क ही दे देता हूँ तुम्हें, बट कोई नहीं, सॉल्व कर लिया तो रहने दो। देखो, पहले हमने क्या किया था, अर्थ के रेडियस का हाफ करके जहां पर भी बॉल है, डी डेप्थ कितना है, अर्थ का रेडियस का हाफ कर दिया, वो नीचे की तरफ। अब अर्थ के रेडियस का हाफ 3200 किलोमीटर, मतलब बॉडी को अर्थ के सरफेस से 3200 किलोमीटर ऊपर रख दिया हमने। रेडियस का हाफ कितना है 3200, तो जो भी अर्थ का रेडियस है उसका हाफ हमने अर्थ के ऊपर रख दिया, पहले नीचे रखा था अब ऊपर रख दिया। इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है हमें।
ठीक है। एम जी कितना है, 72 न्यूटन। जी एच कितना है, जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस आर एच का स्क्वायर, ये देख ही चुके हो तुम फॉर्मूला, है ना। हाइट के केस में फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया था, विच इज इक्वल टू जी इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन हाइट कितनी है, रेडियस का हाफ, ये भी सेम केस है, तो आर ई प्लस आर ई बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे को सॉल्व करो, आंसर है तुम्हारे पास 4/9 जी। जी को भी रहने दो, 9.8 मत रखो, जो भी जी है उसको सॉल्व करो, आर ई से आर ई से आर ई कट जाएगा यहाँ पे, वैल्यू पुट करने के बाद सारे क्वेश्चंस को अगर तुम लगाओगे यहाँ पर, ये कितना होगा, रुको तुम्हें करके दिखा देता हूँ मैं। आर ई प्लस आर ई, आर ई प्लस आर ई बाई टू कितना हुआ, 3 RE/2, 3 RE/2 का स्क्वायर। एक सेकंड रुको, तुम्हें कैलकुलेशन समझ में आ गया, करके दिखा देता हूँ मैं। 32 न्यूटन, वेरी गुड अभिलिप्सा, 32 न्यूटन आंसर है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आर ई प्लस आर ई बाई टू में ये 3 RE/2 हो गया, 3 RE/2 को स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 9 RE² अपॉन 4, तो 4 ऊपर चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो 4/9 जी, ये आंसर आ गया। अब देखो, यहाँ पर बॉडी जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई है, मैक्सिमम हाइट पर जब बॉडी पहुंच गई है, तो फोर्स कितना होगा तुम्हारा, mgh। ठीक है, ग्रेविटेशन एक्स में, फोर्स नहीं, कुछ गलत है, एक से रुक जाओ, फोर्स नहीं, पोटेंशियल आएगा, mgh, पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल, फोर्स नहीं, पोटेंशियल, पीई, पोटेंशियल, mgh। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर mgh होती है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, m इंटू जी कितना है यहाँ पर, जी डैश कर दो, ये जी डैश इंटू एच। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पर, जी एच, रुको, इसको जी डैश रहने दो, और इसको फोर्स में सॉल्व करो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, फोर्स में सॉल्व करो इसको, इंटू जी डैश। ठीक है, एम इंटू जी डैश करना पड़ेगा यहाँ पर, रुको, कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना क्वेश्चन में, जी 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 जी, हाँ 4/9 जी, ठीक है ठीक है ठीक है, एम इंटू 4/9 जी, 4/9 जी, हमने जी डैश की वैल्यू निकाली थी, इसको भी जी एच को रिमूव करो, ये कंफ्यूज कर रहा है, और ये हो गया जी डैश। ठीक है, जी डैश की 4/9 जी, अब जी डैश पे 4/9 जी रख दिया, अब एम इंटू जी, ये कितना आएगा, 4 mg/9, एम और जी एक साथ कर दिया ना, mg/9, एम जी कितना है तुम्हारे पास, 72, इस वैल्यू को अब यहाँ पे पुट कर दो, 4 × 72/9, तो ये कट के कितना आएगा, 1, ये आता है 8, 4 8 32, तो आंसर 32 आएगा। फोर्स है, पोटेंशियल से नहीं करना, फोर्स है, पोटेंशियल से कर सकते हैं, फिर बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन, अभी तुम सैटेलाइट पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, पोटेंशियल से कर सकते हैं, काइनेटिक पोटेंशियल सबको करके अपना इक्वेट करके, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी को यूज करके, बट बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हें डायरेक्ट आंसर चाहिए, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया, 32 न्यूटन आंसर आ गया, तो नेक्स्ट देखते हैं अब, डी डेप्थ और ये हमने देख लिया, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख लो। पोटेंशियल भी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ खास है नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है, फॉर ऑब्जेक्ट्स फार फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब स्टार वगैरह मान लो, अर्थ से दूर बहुत, मून है, स्टार है ना, वेयर द वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी कंसिडर्ड, द फॉर्मूला बिकम्स, जब बहुत दूर कोई सेलेस्टियल बॉडी, कोई स्टार, कोई मून, या फिर कोई मून है, एक ही अर्थ का तो एक ही मून है, कुछ भी हो, मतलब अर्थ से बहुत दूर है, तो वहां पे पोटेंशियल अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, तो आएगा -g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय आर, ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला था मैं, बट नहीं, इससे नहीं होगा। चलो, इक्वल -gm/r, सिंपल आ गया हमारे पास। अब देखो, इसी को हम बार बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन देखो, मतलब मेन, टू स्फेयर्स ईच ऑफ मास m and radius r are separated by a distance of r, दो स्फेयर्स है ऑफ मास m, रेडियस r, आइडेंटिकल स्फेयर्स है, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम है स्फेयर्स। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कुछ भी डिस्टेंस मान लिया मैंने, दोनों का मास है m, रेडियस है r, अब डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर डिस्टेंस से इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, इस लाइन की मिड पॉइंट, दोनों के सेंटर को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन का मिड पॉइंट है P। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, देखो, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पहले इस बॉडी से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस बॉडी से पोटेंशियल निकालेंगे, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी लाइन कितनी है, R, तो ये हाफ,
इस स्फीयर से लेकर पी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है r/2, और ये भी कितना है r/2। सिंपल बात है ना, r/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो वही सेम चीज यहाँ पे हमने लिख ली है। पी को बीच से काटा, एक डिस्टेंस हो गया r/2, एक हो गया r/2, क्योंकि पूरा है r। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एट पॉइंट पी, यहाँ से पोटेंशियल प्लस यहाँ से पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना होता है -gmm/r, -gmm/r। ठीक है, तो -gm/r/2, अभी तो एक ही बांस हमारे पास है ना, माइनस एक से रुको, हाँ ठीक है, -gm/r/2 -gm/r/2, यहाँ से भी सेम पोटेंशियल, यहाँ से भी सेम पोटेंशियल। बेसिकली हमने क्या कर रहा है, इसका पोटेंशियल -a, एक अगर स्फीयर ए है इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। 2 मिनट रुको, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल निकाल दिया। पोटेंशियल कितना है -gmm/r, -gm/r प्लस -gm/r, एक ही मास है अभी हमारे पास। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है -gm/r/2 -gm/r/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आएगा -2gm/r। इस एक को सॉल्व करोगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2gm/r, और इसमें भी सेम -2gm/r, तो आंसर आएगा -4gm/r। तो फाइनल आंसर है -4gm/r। यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, यही है तुम्हारा फाइनल आंसर, -4gm/r। हाँ, डिवाइडेड बाय r, सही है। कोई पार्ट तो मिस नहीं हो रहा, नहीं। चलो, एस्केप वेलोसिटी अब आ गया हमारे पास, ये कंप्लीटली नया कॉन्सेप्ट है। हमने वेरिएशन ऑफ जी पढ़ लिया अब तक। ब्रेक चाहिए क्या तुम्हें, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट हो गए, तुम्हें ब्रेक चाहिए तो बताओ, वरना फिर कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक चाहिए किसी को 5-10 मिनट का, तो मतलब 10 मिनट तो क्या ही, 2-3 मिनट का इसको ब्रेक चाहिए तो बताओ, क्योंकि ये फिर नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है। इसको आराम से समझना पड़ेगा हमें। हमने अब तक जो जो पढ़ा उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ, तब तक तुम देख लो ब्रेक चाहिए तो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया, दो बॉडीज है एक दूसरे के ऊपर, जी फोर्स हमेशा लगाएगी, कैपिटल जी, ठीक है। कैपिटल जी से एक दूसरे को खींचेंगे हमेशा। फोर्स इक्वल टू gm1m2/r², ये बात भी हमें पता है। फिर हमने उसके क्वेश्चंस करे कुछ, फिर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, और उसको हम कैपिटल जी से कैसे डिराइव करेंगे हमने वो भी पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसका क्वेश्चन कर लिया एक, फिर हमने देखा कि अर्थ की डेप्थ में अगर हम चले जाते हैं, या फिर अर्थ से अगर हम ऊपर चले जाते हैं, तो जो जी है स्मॉल जी, इसके अंदर चेंज आता है। वो चेंजेस हमने रिस्पेक्टिवली दोनों केसेस में पढ़ लिए। ठीक है, ये पढ़ने के बाद हमने अभी पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कि ग्रेविटेशन जब दो बॉडीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग गई, पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। ठीक है, ये बात भी पढ़ ली हमने। इसका भी हमने क्वेश्चन देख लिया है। काफी सारे कॉन्सेप्ट हो गए, इंटरलिंक्ड है सारे कॉन्सेप्ट। इसके वेलोसिटी थोड़ा सा फ्रेश कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका एक और क्लास रहेगा ग्रेविटेशन, नहीं सोच रहा हूँ आज ही कंप्लीट कर देता हूँ मैं इसको। आज टाइम है हमारे पास, आज कंप्लीट कर देते हैं इसको, क्योंकि ज्यादा टफ है नहीं चैप्टर। देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये काफी आसान चैप्टर है। इसके बाद फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, उसको भी एक ही क्लास में कर देंगे, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ना। मेन तुम्हारी फिजिक्स हो गई 11th की, इतना समझ के चलो। ग्रेविटेशन से भी जो कॉन्सेप्ट्स बता दिए, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से वही यंग मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस से क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा। फ्लूइड से भी 2016 15-16 में 4-5 क्वेश्चन पूछता था, फ्लूइड से भी कम ही पूछता है, वो बर्नौली से पूछ लेता है। और अपना क्या कहते हैं, फ्लूइड के अंदर डेंसिटी वगैरह कहा जाता है, उसके अंदर भी कुछ खास आता नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा ही हुआ है, तो तुम्हें पता ही है आधे से ज्यादा बातें, बस साइन जो आता है वर्क डन वाला, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सिस्टम पे और सराउंडिंग में वर्क डन के अंदर उसके अंदर साइन चेंज हो जाता है। और गिब्स एनर्जी वगैरह जो है फिजिक्स के अंदर, वो हम नहीं पढ़ने वाले। फिर आता है थर्मल प्रॉपर्टीज, बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर एक ही क्वेश्चन बनता है, या फिर एक भी नहीं बनता। तुम पीवाईक्यू पैटर्न देखोगे, एक क्वेश्चन ही बनता है। रिसेंट 5-6 साल में सिर्फ एक क्वेश्चन ही बना उसमें से, और एक साल में तो बना ही नहीं, 2023 में शायद से बना ही नहीं उसके ऊपर। और क्या बचता है फिर तुम्हारा, एसएचएम और वेव्स। वेव से तो कुछ भी नहीं बनता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चैप्टर है वो, बट वेव ऑप्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एसएचएम समझ लो, एसएचएम बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है बार बार। ठीक है, वो वाला पार्ट डिफिकल्ट लगता है, कौन सा वाला पार्ट, कौन सा पार्ट डिफिकल्ट लगता है बताओ।
11th का पार्ट बी टफ लगता है। पार्ट बी में देखो रोटेशन तक तो बहुत ही आसानी से हमने समझ लिया सब कुछ। रोटेशन ही होता है मेन, वहीं तक सारे कॉन्सेप्ट्स। 11th का सेकंड पार्ट पूरा ग्रेविटेशन के बाद, ग्रेविटेशन के बाद वाला पार्ट टफ लगता है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो उसको करेंगे हम, फिर डिटेल में करेंगे। ग्रेविटेशन भी आसान चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स तो बहुत ही आसान है, हद से ज्यादा आसान है। एंड फिर क्या है उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स पे ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है। एसएचएम और वेव्स टफ लगता होगा, वो एग्री, थोड़ा सा टफ पार्ट है। बाकी थर्मल भी आसान है, उसको भी करेंगे हम। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, टफ लगता है ना, ठीक है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे उसको। चलो एस्केप वेलोसिटी पढ़ते हैं अब। एस्केप वेलोसिटी भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे उसको यार, बहुत आराम से पढ़ेंगे। तुम्हें लगता है ना कि कोई चैप्टर टफ है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एस्केप वेलोसिटी पढ़ लेते हैं अब। देखो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी क्या है, देखो ये अर्थ होगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ से तुम्हें एस्केप करना है, मान लो एस्केप मतलब भाग जाना, भाग जाने को कहते हैं ना। तुम्हें अर्थ से ही निकल जाना है, ठीक है। एस्केप करना है तुम्हें अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को, यहाँ तक मान लो फील्ड है, एग्जिस्ट करती है, तो इस फील्ड से ही तुम्हें बाहर निकल जाना है। तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी तुम्हें चाहिए कि तुम अर्थ की जो है ग्रेविटेशनल फील्ड से ही निकल जाओ, ठीक है। देखो अब उसको, रियाज का डाउट अब क्लियर हो जाएगा। Escape speed or escape velocity is the minimum speed of an object, is the minimum speed an object needs to escape the gravitational pull of a planet, moon, or other celestial body without further propulsion. It is independent of the object's mass and depends only on the mass and radius of the body it is trying to escape from. मतलब जहां से भी escape कर रहा है, सिर्फ अर्थ नहीं, किसी भी planet से, मून से, स्टार से, कहीं से भी escape कर रही है, तो मेन बात यह है कि जो escape velocity की वैल्यू है v, ई, वीई कहते हैं हम इसकी वेलोसिटी, ये मेजरली डिपेंड करेगा मास ऑफ द प्लैनेट या फिर मास ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो स्पेस में, आउटर स्पेस में जो बॉडीज एग्जिस्ट करती है, जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। मून की एक सेलेस्टियल बॉडी है। तो सेलेस्टियल बॉडीज में से एक पार्टिकल को एस्केप करना है, तो वहां पर हम एस्केप वेलोसिटी को यूज करते हैं, और वो एस्केप वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ उस सेलेस्टियल बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। मेनली उसका मास, उसका रेडियस, उसकी जो डायमेंशंस है जो हमें दिखती है 1D के अंदर, 2D के अंदर, जो भी है, मतलब जो भी हमें डायमेंशन उसके दिखते हैं, साइज, शेप, डेंसिटी, इन सारी चीजों के ऊपर जो है एस्केप वेलोसिटी मैटर करती है। जो बॉडी खुद एस्केप कर रही है उसका उसके इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चाहे 10 किलो की ऑब्जेक्ट है, 10,000 किलो की है, 10 ग्राम की ऑब्जेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो विदाउट फर्दर प्रोपल्जन, प्रोपल्जन क्या है, एस्केप वेलोसिटी जो है, इस एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए एक फोर्स हमें लगानी पड़ेगी बॉडी के ऊपर, है ना। एक एक्सटर्नल फोर्स तुम लगाओगे तभी तो बॉडी एस्केप करेगी। या फिर एक रॉकेट के केस में जैसे प्रोपल्जन, तो हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अब एस्केप वेलोसिटी क्या है, मिनिमम वेलोसिटी की, इस वेलोसिटी तक अगर बॉडी पहुंच जाती है तो अर्थ को एस्केप कर जाएगी। और ये क्या है, तुम्हें क्या लगता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होती है, बहुत स्ट्रांग है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, तभी तो सबको पकड़ के रखा है अपने पास। तो ये जो वेलोसिटी है, ये भी बहुत हाई होती है। नॉर्मल किस्म क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर तुम कोशिश करते हो ना निकलने की अर्थ से, तो बहुत हाई वैल्यू जाती है इसकी भी, कन्वेंशनल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बॉडी जो है ना, उसको एक्सट्रीमली हाई स्पीड से निकलना है अर्थ से। तो मीटर पर सेकंड में तुम वैल्यू को लिखते ही रह जाओगे, वैल्यू खत्म नहीं होने वाली, इतनी हाई वैल्यू होती है। मतलब तुम्हें अंदाजा मैं दे देता हूँ कितनी होती है इसकी वेलोसिटी, लगभग लगभग 11,200 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी एक्सट्रीमली हाई स्पीड से बॉडी निकलती है, तभी अर्थ को एस्केप कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी, अर्थ इसको खींच लेगी वापस। तो इसी स्पीड तक पहुंचने के लिए फोर्स हम लगा रहे हैं, वही फोर्स है प्रोपल्जन, ठीक है। फोर्स लगाते 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 एक पॉइंट आ गया जब बॉडी की वेलोसिटी 11,200 के आसपास हो गई, सपोज दैट। तो 11,200 जैसे ही हो गई, अब बॉडी प्रोपल्जन नहीं लगाएगी, अब फोर्स नहीं लगाएंगे हम एक्सटर्नल, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी तक बॉडी पहुंच गई है, इतनी वेलोसिटी से अर्थ को एस्केप कर जाएगी, ठीक है। तो 11,200 ये एक एग्जांपल है, बट मैं कह रहा हूँ इसी के आसपास सारी वैल्यूज होती है इसकी वेलोसिटी की, ठीक है। इसकी वेलोसिटी की सारी वैल्यूज इसी के आसपास होती है। तो अब सोचो, एक सेकंड रुको, हाँ।
11,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 11,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब सोच रहे हो तुम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस है ना, उसको भी 5 गुना करोगे तो इतना डिस्टेंस बनता है। उतना डिस्टेंस 1 सेकंड में बॉडी कवर कर रही है। कितनी हाई स्पीड है। अब इसको तुम मीटर में भी लिखोगे तो मीटर में कितना हो जाएगा, ये 11,200 के अंदर 30 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। इसलिए हम नॉर्मल कन्वेंशनल यूनिट्स इसके अंदर यूज नहीं करते। मेजर यूनिट जो हम यूज करते हैं वो है किलोमीटर पर सेकेंड, इसके वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीमली हाई स्पीड होती है बॉडी। चलो इतना अगर तुम्हारा क्लियर हो गया पार्ट, तो इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, प्रोपल्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मास एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द बॉडी इट इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। ये भी बात मैंने तुम्हें बता दी है। फॉर्मूला देख लो, इसकी वेलोसिटी कहते हैं √2 gm/r। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, आर क्या है, जो भी प्लैनेट है उसका रेडियस। ठीक है, ये होती है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन, इस एक देख लो क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्ट, फिर इसको हम जो है अपना सैटेलाइट्स के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, सैटेलाइट्स जो है, सैटेलाइट्स क्या करती है, बॉडी को अर्थ को छोड़ के चली जाती है। रॉकेट्स क्या करती है, अर्थ को छोड़ के चली जाती है। तो इतनी स्पीड से हमें इससे निकलना पड़ता है। चलो अम, एक सेकंड रुक जाओ। देखो इसकी वेलोसिटी ऑफ 10 ग्राम बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। द इसकी वेलोसिटी ऑफ 10 kg ऑफ द आयरन बॉल फ्रॉम द अर्थ विल बी। 10 ग्राम की बॉडी का कितना है अर्थ से। अब जैसे देखो यहाँ पे जो 11,000 वाला है, देखो इरेज कर दिया क्या मैंने ये वाला पार्ट। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था 11,200 किलोमीटर पर सेकंड, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। समझ गए, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, बॉडी के मास के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। जो सेलेस्टियल बॉडी है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। मतलब जुपिटर पे जो एस्केप वेलोसिटी वो बहुत अलग होगी, मून पे कुछ और होगी, सन पे तो कुछ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट सन से भी अगर कुछ एस्केप करे तो वहां पर भी इतना ही होगा। हाँ, 11 किलोमीटर पर सेकंड मास पे डिपेंडेंट नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल सही है, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी जो एस्केप वेलोसिटी वो मून पे कुछ और होगी, अर्थ पे कुछ और होगी, और जुपिटर पे कुछ और होगी। ठीक है, तो जो एक्सट्रीमली लार्ज बॉडीज होगी, जैसे सन है, सन तो चलो सन पे कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट सन से भी अगर हाइपोथेटिकली कुछ एस्केप वेलोसिटी होती, तो वो मान लो कुछ 10,000 20,000 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती। ठीक है, चलो मास देखो, अब मास के ऊपर, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, अर्थ से कर रहा है ना। अगर ये कह रहा था कि जुपिटर से कर रहा है, तो फिर हमें जो है इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ती। अब 10 ग्राम की बॉडी है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ। V इज इक्वल टू रूट रूट 2 gm अपॉन आर। तो इसकी वेलोसिटी तो सेम है, बॉडी का मास तो आता ही नहीं है फॉर्मूला के अंदर, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड सही आंसर है। ठीक है, चलो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, पोलर सैटेलाइट क्या होती है, एंड लास्ट में एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्या होता है देख लेंगे। अ सैटेलाइट कहाँ गया, हाँ, अ सैटेलाइट इन द इक्वेटोरियल प्लेन which appears to be stationary with respect to a point on earth is called a geostationary satellite। सिंपली समझ लो, इक्वेटोरियल प्लेन, अरे पेन कहाँ गया, हाँ, बेसिकली अर्थ के ऑर्बिट के अलोंग हमने एक सैटेलाइट ड्रॉ कर दी। ठीक है, सैटेलाइट है ये। इस सैटेलाइट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, ये एक ही फिक्स जगह से पूरे अर्थ को मॉनिटर कर रहा है। जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी बॉडी, रेस्ट पर बॉडी, एक ही जगह पर जो है बॉडी फिक्स्ड है और वहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ को, जियो स्टेशनरी। ठीक है, अब एक और चीज मैं तुम्हें बताया था कि अभी हमारी मैकेनिक्स चल रही है ना, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और ये हो गया तुम्हारा 11th पूरी पूरी मैकेनिक्स ही है वैसे तो ये कौन सी मैकेनिक्स हो गई, ये जो चैप्टर है इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मैकेनिक्स। ऑर्बिट के अलोंग स्पेस में बॉडी कैसे मूव करती है, ये होती है ऑर्बिटल मैकेनिक्स। रोटेशन क्या था, रोटेशनल मैकेनिक्स, है ना। कुछ टर्म्स होते हैं तुम्हें पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए ना क्या पढ़ रहे हो तुम। ठीक है, इसका नाम फॉर्मूला क्या निकालते हैं देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के केस में Gmm अपॉन आर स्क्वायर, ये तो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा ई मतलब अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी, अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी m ओमेगा, ये ओमेगा जो है ई स्क्वायर इंटू आर, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है,
और ये हो गया जीएमएम बाय आर स्क्वायर, ये भी है फोर्स, ये भी है फोर्स, दोनों को इक्वेट करके आ जाता है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के केस में हमेशा दो चीजें कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होने वाली, इसको भी तुम्हें रखना पड़ेगा। हाइट हमेशा 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर होती है हाइट हमेशा, ठीक है, ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। टाइम पीरियड बॉडी का हमेशा होता है 24 घंटा, एक दिन। एक दिन में पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है ना अर्थ, तो वही बात है। 36,000 किलोमीटर हाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के केस में, और टाइम 24 आवर्स हमेशा। चलो टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड। पोलर सैटेलाइट की बात कर ले, पोलर सैटेलाइट बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे क्योंकि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर नहीं बनते, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, इसलिए एक स्लाइड चांस है कि बन जाए इसके ऊपर क्वेश्चन, इसलिए मैं समझा रहा था तुम्हें। अ सैटेलाइट हुज ऑर्बिट पासेस ओवर द अर्थ above the north and south pole is called as polar satellite. Search satellites are used for scanning the surface of the earth, indirectly spying, remote sensing and climate change. Basically ये वो वाली सैटेलाइट्स होती है जैसे अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लो, हाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लो। नॉर्थ पोल साउथ पोल के अलोंग हम दो सैटेलाइट्स मूव कर देते हैं जो कि होती है पोलर सैटेलाइट्स, पोल के अक्रॉस होती है। पहले वाली कहाँ पे थी, इक्वेटर के अलोंग, ठीक है। अब देखो, जो बेसिक बातें हैं पोलर सैटेलाइट के बारे में, थ्योरेटिकल बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सर्च सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर स्कैनिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हम यहाँ पे सर्च सैटेलाइट्स लगा देते हैं, अर्थ के सरफेस को स्कैन करती है, यहीं से जो अर्थ की टिपिकल पिक्चर तुम देखते हो, जहाँ पे ये पूरा अर्थ बना हुआ है, यहाँ पे ग्रीन 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 मास बना हुआ है, बाकी पूरा ब्लू ब्लू पानी है, ये बेसिकली एक तो एआई से बनता है या फिर जो ग्राफिक्स से बनता है, एक तो वो केस हो गया, वो तो चलो अलग ही केस है। पोलर सैटेलाइट्स वही वाला जो है फिगर या फिर वही वाला जो पिक्चर है उसको डिपिक्ट करके हमें दिखाती है, एक्चुअल इंटरप्रिटेशन जो हमें सैटेलाइट से मिलती है, ये एक केस है। बाकी इसके अलावा जो सैटेलाइट्स है इसको यूज करते हैं हम स्पाइंग की वजह से, रिमोट सेंसिंग एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज समझ लो क्या होता है, बेसिकली जो है तुम न्यूज देखते हो, न्यूज के अंदर तुम्हें एक दिन पहले बताते हैं ना कि कल ये वेदर रहने वाला है, इतना डिग्री सेल्सियस, कल बारिश के चांसेस है, गूगल में भी आता है कि कल ह्यूमिड रहने वाला है वेदर, या फिर कल बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सारी चीजें जो पोलर सैटेलाइट है उन्हीं से हमें पता चलती है। अब इनडायरेक्टली स्पाइंग, इनडायरेक्टली स्पाइंग का क्या मतलब है, ये जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। बहुत सारी कंट्रीज 1990s के टाइम में भी था ये तो, अभी तो चलो हर एक कंट्री के खुद की पोलर सैटेलाइट्स होती है, एग्जिस्ट करती है, बट एक टाइम था जब 1990s का जो टाइम था, थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं जा रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए बेटर। यूएसए, यूएसए चलो काफी टाइम से सुपर पावर है, जो सुपर पावर थी उन्हीं के पास थी सिर्फ पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट से वो अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज, उनकी जो राइवल कंट्रीज है, यहाँ तक कि इंडिया राइवल कंट्री नहीं है बट इंडिया पर भी वो लोग अपनी पोलर सैटेलाइट की मदद से स्पाइंग करते थे, देखते थे कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी लोकेशन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही होती है पोलर सैटेलाइट्स, अर्थ के बाहर से पूरी अर्थ को मॉनिटर कर रही है, एंड जहां पर जिस जगह के उसको कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसे पता करना है इस जगह पर क्या हो रहा है, वो सारी चीजें पोलर सैटेलाइट्स बता देती है, ठीक है। चलो लास्ट देख लेते हैं, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। जब एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, मूव कर रहा है अलोंग द अर्थ, ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, यह है सन, सन को अर्थ ऑर्बिट कर रहा है, अब अर्थ को ये सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है, तो इस केस में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी तो कांस्टेंट है हर जगह। अब वी, वी कौन सी है यहाँ पर, एस्केप वेलोसिटी वाली वी, ठीक है, तो जो एस्केप वेलोसिटी में अभी पड़ी थी उसी एस्केप वेलोसिटी को यहाँ पे लगा दो, तो वीई, वीई कितना होगा, रूट जी एम बाय आर, ये होता है एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे तुम्हारा, हाफ एम, इस ये जो रूट है इस रूट को हटा दो स्क्वायर करके, तो हाफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन टू आर, ये जो टू है ये टू मल्टीप्लाई हो गया जी एम एम बाय टू आर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी एम एम बाय आर, ये तो मैंने तुम्हें पहले ही दिखा दिया था, माइनस जी एम एम बाय आर होता है पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का नेट, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, तो जी एम एम बाय आर प्लस माइनस जी एम एम बाय आर, या फिर माइनस जी एम एम बाय आर कर दो इसको डायरेक्ट, जी एम एम बाय टू आर माइनस जी एम एम बाय आर, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से मल्टीप्लाई कर दोगे ये कितना आएगा, माइनस टू जी एम एम, माइनस टू जी एम एम अपॉन टू आर, और ये भी हो जाएगा टू आर, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा ना ऐड करने के लिए, ऐड कर दो इसको, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है माइनस जी एम एम बाय टू आर। चाहिए, ये कुछ बातें तो तुम्हें पता होनी चाहिए, बहुत क्वेश्चंस नहीं बनते इसके ऊपर, ये बस तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, बस यही बात है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। किसी को कोई डाउट है तो पूछो।
वरना फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद केप्लर्स लॉ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, उसके बाद केप्लर्स लॉ करेंगे। देखो, क्लियर है ना? बस ठीक है। अ सैटेलाइट ऑफ मास m orbits the earth at a height h above the surface of the earth। नो डाउट, बस ठीक है, क्लियर, ओके। सैटेलाइट ऑफ मास m orbits the earth at a height h। h हाइट पे ऑर्बिट कर रहा है, देखो देखो देखो, फिर से h पे चले गए हम। h जो हमने वेरिएशन ऑफ g के अंदर पढ़ा था, h वही, of the surface of the earth, how much energy must be expended to the rocket to rocket the satellite out of the earth's gravitational influence। रॉकेट के बारे में क्या कह रहा है? रॉकेट के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। रॉकेट एक यहाँ पर रॉकेट हमें इसलिए दिया हो ये समझाने के लिए कि मान लो ये कह रहा है कितनी एनर्जी दे कि सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए। समझ गए? हम पहले फोर्स कहते थे ना, प्रोपल्जन, जो मैं तुम्हें कह रहा था, प्रोपल्जन फोर्स, कितनी फोर्स देनी चाहिए। तो ये कह रहा है कितनी एनर्जी हमें देनी है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए सैटेलाइट। समझ गए? अब देखो, एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? माइनस जीएमएम अपॉन 2 आर, माइनस जीएमएम बाय 2 आर, है ना? ये होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो इसी एनर्जी की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस जीएमएम अपॉन 2 आर, आर प्लस एच कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यही है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच हाइट, जिस भी हाइट से ऊपर जा रहा है। ठीक है, डेल्टा ई, ये एक केस है। देखो देखो देखो, यहाँ पर एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला यही है, आंसर यही आएगा तुम्हारा। ठीक है, आंसर यही है। टिक कर देते हैं पहले इसको, उसके बाद मैं आगे का पार्ट तुम्हें समझाता हूँ। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, एच हाइट। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमने रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिया है यहाँ पर? रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिया हमने? हम डायरेक्ट एच भी तो ले सकते थे। ये आर ई क्यों है? जो भी हम चीज देख रहे हैं ना, वो सरफेस पर है, और सेंटर से हम हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स को लगाते हैं। तो सेंटर से एक्चुअली हम बॉडी को देख रहे हैं। बॉडी अब कहाँ पर चली गई है? एच हाइट पर। ठीक है, तो एच हाइट प्लस रेडियस ऑफ अर्थ जो है, ये आएगा तुम्हारा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये वही सिंपल बात, सारी चीजों को हम सेंटर से प्रोजेक्ट करते हैं, ये वही सिंपल बात। अब सेकंड बात जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि देखो, यहाँ से क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन बेसिकली आया कहाँ से ये हमारे पास? क्योंकि तुम पूछोगे मेन डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है और ऑप्शन में नेगेटिव साइन नहीं है। क्यों नहीं है उसी को देखो। डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी क्या होता है? चेंज एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। ठीक है, एनर्जी एट फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनली बॉडी कहाँ गई है? अर्थ से बाहर। ठीक है, अर्थ से बाहर बॉडी कहीं स्पेस में निकल गई। खुद सोचो, अर्थ से बाहर बॉडी स्पेस में कहीं निकल गई है, तो डिस्टेंस अब इनफाइनाइटली लार्ज हो गया। पहले एच हाइट पर था, ठीक है, समझ में आ रहा है। एनर्जी दी, बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ चला गया, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस हो गया। स्पेस में है, हम कुछ उसका साथ रिलेशन भी नहीं बना सकते। तो ये पॉइंट क्या होता है हमारा? एनर्जी एट इंफिनिटी। एनर्जी एट इंफिनिटी, जहां पर हमें नहीं पता है कि बॉडी कहाँ निकल गई स्पेस में। इस केस में एनर्जी को हम जीरो रख देते हैं हमेशा, सिंपली। ठीक है, एनर्जी को इस केस में हम रख देते हैं जीरो, क्योंकि हमें नहीं पता कि बॉडी कहाँ निकल गई। तो एनर्जी एट इनफाइनाइट पॉइंट इज जीरो हमेशा। तो डेल्टा ई कितना है? फाइनल पॉइंट कितना है? एनर्जी इनफाइनाइट माइनस इनिशियल पॉइंट, एच हाइट पर। ठीक है, एच हाइट पर। तो इसको तो रख दो जीरो, और ये कितना होगा? माइनस, माइनस, और ये कितना है हमारा? ऑलरेडी एक माइनस है यहाँ पर, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। यहां से तुम्हारा आंसर है GMEM/2RE+H। ये आएगा तुम्हारा टोटल आंसर, इसलिए ये पॉजिटिव है। समझ गए? पॉजिटिव होने का ये रीजन है मेन। हाँ, सही है। चलो, केप्लर्स लॉ पढ़ लेते हैं एक बार। केप्लर्स लॉ पढ़ के चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखो, पता भी नहीं चल रहा इतनी जल्दी पूरे चैप्टर को खत्म कर लिया हमने। 2 मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, किसी कोई डाउट वगैरह हो तो चेक कर लेंगे। डाउट वगैरह तो पूछ लो एक बार। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर, चलो ठीक है। डीपीपी में आज काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा होंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर एक बार में करें तो सारे चैप्टर के क्वेश्चंस आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है,
चलो यार, सही है। ओके, केपलर्स लॉज देख लेते हैं, देखो क्या होता है। केपलर एक साइंटिस्ट था मेन तो, उसी के लॉज है ये। उसने 2 बुक्स लिखी थी। बुक्स का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, तो तुम जान के कुछ नहीं करोगे, मतलब कुछ फायदा नहीं है बुक्स का नाम जान के। पहली बुक में उसने पहले 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। जो उसकी सेकंड बुक थी उसमें से उसने थर्ड लॉ बनाया था, जो कि 10 साल बाद था। ठीक है। पहले 2 जो है थ्योरेटिकल लॉज है, और इमेजिन करके ज्यादा समझना है तुम्हें। तीसरा लॉ जो है वो मैथमेटिकल है। टी स्क्वायर आर क्यूब का एक डिस्टेंस देता है। इसी को यूज करके क्वेश्चंस बनते हैं। थर्ड लॉ इसलिए मैंने तुम्हें बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है। एंड न्यूमेरिकल से मेन तुम्हारा न्यूमेरिकली बनने वाले हैं। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, वरना तुम्हें थर्ड लॉ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है इसका। चलो, फर्स्ट लॉ कहता है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स नियरली सर्कुलर। बहुत सिंपल बात है। क्या कह रहा है? सन है एक, तो तुम्हें पता ही है, सन के आसपास हम घूम रहे हैं, सन हमारे आसपास नहीं घूम रहा है, हम सन के आसपास घूम रहे हैं। हम और बाकी के सारे प्लैनेट्स सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल बात है, तो फोर्थ थर्ड क्लास के बच्चों को पता होता है। ये होगा मेन बात। सेकंड क्या कह रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स होता है एक काइंड ऑफ एन ओवल शेप। ठीक है, सर्कल नहीं होता है। इसको सर्कल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जो ऑर्बिट होता है ये इलिप्स होता है। इलिप्टिकल, एक इलिप्टिकल ग्राफ भी बनता है। इलिप्टिकल ऐसा ग्राफ भी बनता है एक। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इलिप्टिकल, ना कि तुम्हारा सर्कुलर। ठीक है, बिल्कुल प्लेन डायरेक्ट सर्कल नहीं है ये, और सन इसके बीचों बीच भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सेकंड बात क्या हो गई। सन एक पॉइंट के बाद, इसके 2 फोकस होते हैं। फोकस, एक ये फोकस और एक ये फोकस, क्योंकि खुद देखो सर्कल में एक ये पॉइंट हो गया, यहां से सारे डिस्टेंसेस इक्वल है। ठीक है, रेडियस हर एक पॉइंट का इक्वल होता है सर्कल के अंदर, है ना। बट सेम केस यहाँ पर नहीं होता। इलिप्स के अंदर जो है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, एक फ्रेश इलिप्स ड्रॉ करते हैं। इलिप्स के अंदर जो है ना, अगर मैं सेंटर पे एक बॉडी को रख देता हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों ना अलग होंगे। हर इंस्टेंट पर, हर एक सेकंड पर जो है, बॉडी का रेडियस चेंज होता रहेगा। तो ये रेडियस रहता भी नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रहता है ये हर एक पॉइंट पर अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए हम सेंटर पे सन को नहीं मानते। इसके 2 फोकस होते हैं। 2 फोकस, फोकस का फोकस होता है एक पॉइंट, फोकस होता है एक पॉइंट, इसी का प्लूरल होता है फोकाई। FOCI फोकाई। तो फोकाई अगर क्वेश्चन में दिया तो डरना मत। एक फोकाई यहाँ पर होता है और दूसरा फोकाई यहाँ पर होता है, मतलब एक फोकस यहाँ पर होता है, दूसरा फोकस यहाँ पर होता है, 2 फोकाई। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हम सन को रखते हैं। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर सन को रखते हैं। अर्थ एंटी क्लॉकवाइज मोशन यहाँ पे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, घूमते 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 ये यहाँ घूमता रहेगा। ठीक है, अब बेसिकली फर्स्ट लॉ हमें क्या कह रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व कर रहा है और ये सर्कल नहीं है। इतनी बात तुम समझ गए। 2 फोकस होते हैं, एंड एक फोकस के अलोंग हम सन को रखते हैं। अर्थ एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होता है। ठीक है, ये हो गई सिंपल सिंपल डायरेक्ट बातें केपलर्स लॉ की। ज्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। सेकंड लॉ देख लेते हैं, क्या कहता है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी जो है, एरियल वेलोसिटी, एरियल मतलब एरिया वाली जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अब तुम पूछोगे कि कैसे, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है। देखो, प्लैनेट पहले इस पॉइंट पे था, P1, फिर प्लैनेट आ गया इस पॉइंट पे, ये क्या है, P2। ठीक है, अब देखो दोनों के केस में ये जो लेंथ है ना, जो सेंटर से है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये बात भी समझ गए। फिर हमने इनके बीच का डिस्टेंस छोड़ के एक पॉइंट ले लिया P3, फिर हमने इसके पॉइंट का एक पॉइंट ले लिया P4। ठीक है,
अब ध्यान दो यहाँ पर, P1 और P2 पे वेलोसिटी जो है वो स्लोअर है, एंड P3 एंड P4 पर जो वेलोसिटी है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फास्ट है। ठीक है, ये वाली जो वेलोसिटी है काफी ज्यादा फास्ट है, and ये काफी स्लो है इसके कंपैरिजन में, सन के कंपैरिजन मतलब पोजीशन के कंपैरिजन में। यहाँ पर अर्थ की वेलोसिटी कम है और यहाँ पर अर्थ की वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, बट बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैंने पकड़ लिया और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का बीच का एक एरिया है, A1 मान लो इस एरिया को। उसके बाद P3 और P4 के बीच में भी एक ट्राइंगल बन रहा है, जैसे ट्राइंगल बन रहा है ना, इसके बीच में भी एरिया बन रहा है, ये एरिया को मान लो A2। तो बेसिकली सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, A1 इज ऑलवेज इक्वल टू A2। ठीक है, A1 इज ऑलवेज इक्वल टू A2, ये हमें कह रहा है सेकेंड लॉ। ये वाला जो एरिया कवर किया बॉडी ने और ये वाला जो एरिया यहाँ पर कवर किया, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब थर्ड लॉ देख लेते हैं, लास्ट एंड द फाइनल लॉ, जो कि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बनाएगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ भी है ये। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लैनेट। अब देखो यहाँ पर जो है, एक फिर से ड्रॉ करके तुम्हें समझा देता हूँ मैं, सेमी मेजर, मेजर, माइनर सब समझा देता हूँ। ये सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसको बीच से काट दो। ठीक है, इसको MJ, MJ डैश, MN, MN डैश। ठीक है, MN, MN डैश क्या है, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। MJ, MJ डैश क्या है, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक है, इसको काट दो, बीच में से हाफ कर दो, ये हो गया तुम्हारा सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर हो गया इसका हाफ। ठीक है, ये हो गई सिंपल सी बात। बेसिकली क्या कह रहा है, जो भी सेमी मेजर एक्सिस है आर, आर है सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट जो भी है, अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है, जो भी अपना क्या कहते हैं, सन के पास रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, पूरा सन का एक चक्कर कितने टाइम में मारती है अर्थ, ये सन है, तो इसका पूरा एक चक्कर कितने टाइम में मारती है अर्थ, 365 डेज में, एक साल में। तो ये होता है इसका टाइम पीरियड टेक्निकली। और ठीक है, तो आर का क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस का जो क्यूब है वो इसी टाइम पीरियड के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, अगर इसको मैं यहाँ पे 3 को यहाँ ले जाऊँ, T⁻²/3। ठीक है, ये वो सिंपल सिंपल बात है, यहाँ से आ जाती है। तो T² इज इक्वल टू 4π² R³ अपॉन GM। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ केपलर। यहाँ से जो मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारे पास आ जाती है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, 4π² R³/GM। ठीक है, चल, इतना पार्ट अगर हमारा हो गया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करना। ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे, उसके बाद जितने भी डाउट्स है सारे ले लेंगे एक साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, द लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट विल मैक्सिमम एट A, ऑफ कोर्स। हाँ, लीनियर स्पीड, v की बात कर रहा है यहाँ पे, ओमेगा की बात नहीं हो रही, एंगुलर वेलोसिटी जो पहले देखा था वो नहीं है, ओमेगा v की बात हो रही है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, एक सेकंड जो, v, जो v है वो कहाँ पर ग्रेटेस्ट होगा, a पर, ऑफ कोर्स सन से जो नियरेस्ट पॉइंट है वहां पर ग्रेटेस्ट होगा ना, ये c, देखो देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, c जो है ये सबसे ज्यादा दूर है। ठीक है, लॉन्गेस्ट या फिर फारदेस्ट कह दो, सबसे ज्यादा दूर है ये सन से। क्या हो रहा है यार, ये है फारदेस्ट, फारदेस्ट मतलब सबसे ज्यादा दूर, और ये क्या है, ये है शॉर्टेस्ट, ये पॉइंट है शॉर्टेस्ट, और वेलोसिटी भी यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, सी पर सबसे कम वेलोसिटी, यहाँ पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी, तो ए है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझो, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का क्वेश्चन आ गया, केप्लर्स लॉ में यूज करके करेंगे इसको सॉल्व।
A geostationary satellite is orbiting the Earth at a height 6 r above the surface of the Earth, where r is the radius of the Earth. The time period of another satellite at height 2.5 r from the surface of the Earth in hours is. टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम पीरियड देखो। सबसे पहले डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस मैंने तो पहले बताया था, सेंटर से निकालते हैं हम, बॉडी के सेंटर से हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर से ही टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस r1, फर्स्ट सैटेलाइट का डिस्टेंस है ये, r1 कितना आएगा तुम्हारे पास 6r, सरफेस से 6r प्लस सेंटर से ले रहे हैं इसलिए रेडियस r कितना आएगा 7r। फिर टाइम पीरियड 1 कितना है 24 आवर्स, ठीक है। अब देखो इन आवर्स पूछ रहे, ठीक है। r2 निकालो, सेकंड का डिस्टेंस, सेकंड का डिस्टेंस कितना आएगा 2.5r, 2.5r। रुको, ये सेंटर, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे r, यहाँ पे 2.5r, तो कितना हुआ 2.5r प्लस r कितना आएगा 3.5r, तो 3.5r और 7r ये तुम्हारे पास आ गया। अब T2/T1 इज इक्वल टू R2/R1, ठीक है, सिंपल बात है। T2/T1 इज इक्वल टू R2/R1। अब यहाँ पर जो स्क्वायर था और यहाँ पर क्या था, क्यूब था, इसी स्क्वायर को हम नीचे ले गए तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, तो 3/2, R2/R1 की पावर 3/2, ये है T2/T1। तो T2 कितना हुआ, T1 को मल्टीप्लाई करो किससे, R2/R1 की पावर 3/2 से। T1 कितना है 24 आवर्स, ये हमें दे रखा है, इन आवर्स पूछे ना 24 आवर्स, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय R2 कितना है 3.5 R, और R1 कितना है 7R, ये हमने कैलकुलेट किया है। काटो इसको, ये आएगा 1, ये आएगा 2, 1/2 की पावर 3/2, ठीक है। 24 इंटू 1 की पावर हाफ की पावर 3/2, ठीक है। कितना आएगा ये, 1 की पावर तो कुछ भी रख दो, 1 ही रहने वाला है, तो ये तो 1 है, अपॉन 2 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2√2। पहले भी एक क्वेश्चन दिखा था सामने, तो 24 डिवाइडेड बाई 2√2, तो ये कितना आएगा 12/2√2 या फिर 6√2 आवर्स। तो 6√2 आवर्स है टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, 6√2 आवर्स। डाउट है तो पूछ लेना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, देखो। अ सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। अर्थ का ईयर कितना होता है, 365 डेज, स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें। सैटर्न का ईयर कितना है 29.5 इंटू 365, ठीक है। 29.5 इंटू 365, इतने दिनों में सैटर्न का एक ईयर कंप्लीट होता है पूरा। हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.5 इंटू 10⁸ 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। सन और अर्थ का डिस्टेंस हमें दे दिया यहाँ पर, फिर हमें सन और सैटर्न का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और सैटर्न का हमें टाइम पीरियड दे दिया यहाँ पर, तो टी एस टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न कितना है 29.5 इंटू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 1.5 इंटू, रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है ये, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन है, ठीक है। ये आर जो ये डिस्टेंस है, रेडियस नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। तो आर ई कितना है तुम्हारा 1.5 इंटू 10⁸ 8 किलोमीटर। अब देखो, आर थर्ड लॉ ऑफ केपलर लगाओ, आर एस अपॉन आर ई का क्यूब इज इक्वल टू टी एस अपॉन टी ई का स्क्वायर। सिंपल है ना। कुछ डाउट तो नहीं है ना इसके अंदर। ठीक है चलो, ओके, सिंपल है ये। अब इस 3 को यहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा 2/3, और आर ई को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दो। आर ई कितना है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन कितना है 1.5 इंटू 10⁸ 8, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, 1.5 इंटू 10⁸ 8 किलोमीटर्स, मल्टीप्लाइड बाय टी एस कितना है 29.5 टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कैंसिल आउट हो गया, की पावर 2/3। सॉल्व करो पूरे को सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा 1.4 इंटू 10⁹ 9 किलोमीटर्स, 1.4 इंटू 10⁹ 9 किलोमीटर्स, यही है फाइनल आंसर, ठीक है। चलो, इसी के साथ ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में तुम्हारा खत्म हो गया है। एंड कोई भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर एंड करेंगे लेक्चर को। उससे पहले एक बात बताओ, एक से रुक जाओ, एक से रुको, ये वाला पेज लोड कर देता हूँ मैं। जो बच्चे बाद में आए वो देख लेना एक बार, टॉपर्स की लिस्ट, ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने 600 के पेपर में इतना बढ़िया स्कोर किया है, ठीक है। ये देख लेना एक बार, हाँ ऑप्शन 4 सही है।
चलो। इसके अलावा डाउट सेशन या फिर मेंटोरशिप सेशन अगर तुम्हें चाहिए तो बता दो एक बार। डाउट सेशन या फिर मेंटोरशिप सेशन कब रखना है ये बताओ मेरे को। उसके अंदर हम सारी चीजों को एक एक करके कवर करेंगे कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा, डाउट्स आ रहे हैं पढ़ाई में, सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे और थोड़े अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रैटेजीज वगैरह तो तुम्हें बाकी एजुकेटर्स ने बता दिया है। मैं तुम्हें बस डे टू डे लाइफ में कैसे तुम्हें जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजीज है उन्हें कैसे अप्लाई करना है इफेक्टिवली, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अगर क्लास चाहिए तो बता दो, मैं शेड्यूल करवा दूंगा। कब चाहिए और टाइम बता दो मेरे को, उस हिसाब से कर लेंगे फिर। कब चाहिए और किस टाइम चाहिए बता दो एक बार। कभी भी। अच्छा। आज 18th है ना, 20th को तुम्हारा लेक्चर है जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को एक ही लेक्चर में देख लेंगे पूरा। 20th को सॉलिड मैकेनिक्स एक ही लेक्चर में कर लेंगे। चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, रुको। 20 को भी क्लास है, 21 को भी क्लास है। अम, हाँ वो तो है यार, बाकी एजुकेटर्स के इंटरप्ट करके तो नहीं करूंगा मैं। एक काम करते हैं, रात के टाइम तुम लोग, क्या होता है कि रात के टाइम तुम्हारी क्लास होती है, फिर तुम लोग अटेंड नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ ये चीज तुम लाइव अटेंड करो। तो ऐसा टाइम बताओ जब लाइव सारे आ पाओगे, दोपहर के मतलब रात के वक्त अगर मैं रखूँ तो कंफर्टेबल होगे तुम लोग, मतलब 10 बजे के आसपास। 10 PM, 10 PM बताओ, कल रात को 10 PM। कोई फिक्स नहीं है ये, मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ तुम्हें। कल रात को 10 PM अगर होता है तो तुम लोग अटेंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? फिर तुम्हारी 8 बजे भी क्लासेस लगती है काफी बार, तो उसके बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए ना। ये डे में सही रहेगा ना, तो एक सेकंड रुको। चलो एक काम करते हैं, 19th मैं टीम से फाइनल करके एक पोल करूंगा। स्केड्यूल नहीं मिला इस वीक का, चलो मैं टीम से बोल के करवाता हूँ। मैं अभी टीम से बात करता हूँ। टीम से बोलकर मैं तुम्हें 3 टाइम और डेट दूंगा। टाइम और डेट मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, टाइम/डेट ये दोनों चीजें मैं तुम्हें दूंगा। दोनों चीजों को पोल बनाकर दूंगा मैं। 3 टाइम और डेट तुम्हें चूज करना है, उसमें से जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वोट होंगे उसी टाइम पर और डेट पर हम कर लेंगे इसको। ठीक है, बाकी लास्ट यही है कि अटेंड सब लोग करना वो। ये नहीं कि क्लास लग दिया फिर आई नहीं तुम लोग। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली बहुत ज्यादा, कोई नोट्स कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे, सिर्फ वन ऑन वन बात होने वाली है। ठीक है, और फ्रेश माइंड से आना, ये नहीं कि मतलब पढ़ के एकदम से कुछ पढ़ के आ रहे हो, कुछ टफ पढ़ के आ रहे हो, वो समझ में नहीं आया, अब उसको रिवाइज करना है, फिर डाउट सेशन में आ गए। एकदम क्लियर माइंड से उसको देखना है। ठीक है, चलो। लेक्चर कैसा लगा उसको लास्ट में बता देना मेरे को कमेंट्स में। कुछ भी समझ में ना आया तो मेरे को बता देना डाउट फोरम में, मैं तुम्हें सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। उसके अलावा कुछ और डाउट है तो अभी बता लो, मैं क्लियर कर देता हूँ, वरना फिर एंड करते लेक्चर को। कुछ और डाउट नहीं है तो एंड करते लेक्चर को, ठीक है। चलो। चलो, ओके बाय।